गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल के जो लेक्चर हम लोगों का था उसमें हम लोगों ने जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट किया था। एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट 2। सो स्टार्ट करते हैं वो। एज यू कैन सी हियर वी हैव यूनिट 2। फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4 ऑफ यूनिट 2 टॉक्स अबाउट सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रोच। In short, we are talking about which SDLC is best suitable for us, because SDLC selection plays very important role. अगर आपका SDLC अगर आप प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करते हो तो दैट टू क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपको कुछ दिए है, और उसके साथ में अगर आप देखेंगे दिस आर द प्रोसेस मॉडल। वाटरफॉल हम लोगों को पता ही है, प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल, अजाइल प्रोसेस क्या होता है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। तो आपने सर्टन चीज़ें जो है ये हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है। अगर वहाँ पे आपने नहीं पढ़ा है इट्स फाइन, हम लोग यहाँ पे उसको रिवाइज करेंगे। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन अप्रोच, सबसे पहले अगर आप देखेंगे इन सॉफ्टवेयर सिलेक्शन अप्रोच, फर्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, चूजिंग राइट अप्रोच टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग टेक्निकल प्लानिंग बोलते हैं, प्रोजेक्ट एनालिसिस, मेथड इंजीनियरिंग या मेथड टेलरिंग। मतलब सर्टन अनवांटेड चीज़ को हटा दो हम लोगों के काम में से, जो काम के हैं उनको रखो। जो हम लोग डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें वो अगर सूटेबल नहीं है आपसे तो वो आप मॉडिफाई करो उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो मेथड ऑफ इंजीनियरिंग का मतलब वही होता है कि एग्जिस्टिंग चीज़ को टेस्ट करो, समझो, अपने रिक्वायरमेंट या अपने पॉसिबल पॉइंट के हिसाब से देखो। उसके साथ में अब आप फाइनली जो कंक्लूजन पे पहुंचे कि ओके ये वाला प्रोजेक्ट इतने पार्ट इतने कुछ पॉइंट्स बनाने हैं आपको। सो उसके हिसाब से वी हैव टू मेक श्योर कि कितने जो हम लोगों के पास प्रोजेक्ट का कितना पार्ट हम लोग इन हाउस बना सकते हैं, बिकॉज इट माइट पॉसिबल कि बहुत कम पार्ट हम लोग इन हाउस बना सकते हैं। तो आप ये देखो कि ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से इन हाउस डेवलपमेंट कितना पॉसिबल है, आप कितना आउटसोर्स करेंगे, और आउटसोर्सिंग में भी आपके सप्लायर्स बेसिकली कौन से रहेंगे, और वो जो सप्लायर्स को आप अपने प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से वो चीज़ें कितने जल्दी बना के दे रहे हैं आपको। ओके, ये सब आएगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही रहेगा, बाई और बिल्ड। इन हाउस डेवलपमेंट हम लोग करेंगे, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट आपका इन हाउस डेवलपमेंट हो सकता है, या आधा प्रोजेक्ट हम लोग इन हाउस डेवलप करेंगे जो सिंपल वाला पार्ट है, और जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है उसको हम लोग आउटसोर्स कर देंगे। और इट माइट पॉसिबल, समझो कि मेरे पास जो डेवलपर्स है वो सपोज वेब डेवलपर्स है, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप नहीं कर सकते, तो मैं वेब डेवलपमेंट इन हाउस करूंगा, मोबाइल डेवलपमेंट मैं आउटसोर्स कर दूंगा, या फिर मैं कंप्लीटली आउटसोर्स ही कर दूंगा मेरा प्रोजेक्ट और कोई एक सप्लायर के पास से बाय कर लूंगा। तो ये मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं। इन हाउस डेवलपमेंट विथ फ्यू पार्ट इज आउटसोर्स्ड, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक अपना फाइनल प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, या कंप्लीटली एक नया प्रोजेक्ट बाई ही कर लो। और बाई में यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जो कोई कंपनी के पास से मैं वही बाई कर लूंगा। तो मतलब वो कोई कंपनी है जिनके पास जो सॉफ्टवेयर, कॉलेज सॉफ्टवेयर अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो वो ऑलरेडी उनके पास रेडीली अवेलेबल है, तो विद सम चेंजेस और मॉडिफिकेशन वो मुझे वो सेम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने रेडीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बाई ही कर लिया। तो ये सब चीज़ों का हम लोगों को टेंशन नहीं रहेगा। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, टू बिल्ड इन हाउस बट यूज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ वेयर अ बेसिक एग्जिस्टिंग कोर सिस्टम इज मॉडिफाइड फॉर योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब अगर हम लोग एक सिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं तो एक बात हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं, अब इन हाउस डेवलपमेंट में मेरे खुद के एम्प्लॉयज जो है वो उतने टेक्निकल साउंड नहीं है, उनको उतना एफिशिएंट डेवलपमेंट नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा वो टाइम पे, मैं बेसिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को टेम्पररी में 6 महीना 1 साल, जैसे आप देखो कि विप्रो जो है, विप्रो आप अगर विप्रो में हायर होते हो तो विप्रो आपको कोई थर्ड कंपनी में टेम्पररी भेजता है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे। तो पेमेंट आपको विप्रो के पास से ही आता है, लेकिन आपको काम कोई एक कंपनी में जाके टेम्पररी आपको वहां पे डेवलपमेंट काम करना रहता है।
बिकॉज उनके पास वो स्किल्ड मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो वो आपको टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं विप्रो के साइड से। आप डायरेक्टली वहां पे हायर नहीं हो रहे हो, विप्रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो विप्रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो जो एम्प्लॉयज को वहां पे डेवलपमेंट के लिए भेज रहा है वो ट्रेंड एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो ये काम विप्रो का रहेगा, और पेमेंट जो कंपनी करेंगे वो विप्रो को करेंगे, और विप्रो आपको एज अ सैलरी आपका जो भी पैसा वो पे करता है। तो ऑफ द शेल्फ हम लोग ये काम कर सकते हैं, इसको हम लोग ऑफ द शेल्फ बोलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सर्टेन लोगों को हायर किया है, वो कभी कभी आपको सप्लायर जो कॉस्ट पे आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है उससे कभी कभी सस्ता होता है, चीप होता है। सो चीपर एज सप्लायर कैन स्प्रेड डेवलपमेंट कॉस्ट ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो सॉफ्टवेयर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम लोग वहाँ पे पोटेंशियल हम लोग के कस्टमर्स कौन से हैं उनके पास से हम लोग देखेंगे। नो डिले वाइल सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप, बिकॉज आपका जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो आपने हायर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज बना रहे, तो आपके पास वो रेडीली हमेशा अपडेट रहेंगे। आप अगर उनको बोलेंगे दो 5 10 एम्प्लॉयज ज़्यादा हायर करेंगे तो आप वहाँ पे विदाउट डिले आप वो सॉफ्टवेयर को ऑन टाइम कंप्लीट भी कर सकते हैं, उसके डिटेल्स भी आपके पास वहाँ पे रहेंगे, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स रहेंगे। सम पॉसिबल डिसएडवांटेज क्या होगा, कस्टमर विल हैव सम एप्लीकेशन एट everyone else, no competitive advantage, but competitive advantage may come from a way application is used। तो कस्टमर विल हैव सम सेम एप्लीकेशन, मतलब हर एक के पास है वो सेम एप्लीकेशन उसके पास है, तो वो टाइम पे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ रहेगा ही नहीं ना। आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मेरा कॉम्पिटिटर सपोज जियो और रिलायंस है, अब दोनों एग्जैक्टली अगर सेम प्लान आपको ऑफर कर रहे हैं तो कंपटीशन बचा ही नहीं। कंपटीशन कब बचेगा, जब जियो आपको कुछ कम प्राइस में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है या एयरटेल आपको कुछ कम प्राइस में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहा है, तब तो कंपटीशन बचा। तो एक पॉइंट ये होता है कि दोनों के पास स्पेक्ट्रम है जिससे वो आपको मोबाइल कनेक्शन 4G सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से वे में बेटर कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो मैटर करता है। तो आपके पास एप्लीकेशन दो कॉम्पिटिटर राइवल्स के पास सेम एप्लीकेशन होंगे, बट द वे वी टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एप्लीकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कभी कभी जो मेरे राइवल के पास है ना वो एग्जैक्ट सेम एप्लीकेशन मैंने भी बना के लिया है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयज जो है उसको एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मुझे उसका 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और जो मेरे राइवल के पास एम्प्लॉयज है वो उसको बहुत एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं तो उसको बेटर रिजल्ट मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि हम लोग के पास जो एम्प्लॉयज है जो ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहे हैं वो ही इतने एफिशिएंट नहीं है। देन दूसरा क्या होगा, कस्टमर डज नॉट ओन द कोड एंड कैन नॉट चेंज इट। तो बहुत बार हम लोग के पास ये प्रॉब्लम भी होता है कि हम लोग के पास वो कोड नहीं है बिकॉज हम लोगों ने बाय किया उसको, तो आप मैन्युअली उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आपको जब कभी चेंजेस करना है तो जिसने बनाया आपको उसको ही वापस बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप अब वो सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, तो अगर वो सॉफ्टवेयर अगर बंद होता है तो आपका कंपनी का करंट ऑन गोइंग प्रोसेस बंद हो सकता है, बराबर है। या फिर उसमें अगर कोई एरर बग्स आते हैं वो ऑन टाइम अगर रेक्टिफाई नहीं होता है सप्लायर साइड से तो भी ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। जनरल अप्रोच क्या है, कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन से अनसर्टेनिटीज हो सकता है, मतलब कि अगर मैं किसी के पास से सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ अब वो मुझे ऑन टाइम बग रेक्टिफाई करके नहीं देगा या ऑन टाइम मुझे वो सर्टेन चेंजेस अप्लाई करके नहीं देगा, तो ये अनसर्टिनिटी हो गया कि उसने बग रेक्टिफिकेशन में या एरर सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और उसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए। तो ये रिस्क भी हो सकते हैं, अनसर्टिनिटीज भी हो सकता है। सडनली मेरा सिस्टम फेल हो गया, क्रैश हो गया, है ना। कौन से टाइप का एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशनल सिस्टम है तो नंबर ऑफ एरर्स आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर एम्बेडेड है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है देन वहाँ पे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हो गया। क्रिटिकल है, क्रिटिकल लाइक हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर है या बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो टाइम पे हम लोगों को वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोग के टारगेट जो यूजर्स है वो कैसे है, टारगेट हम लोग का सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है, ये सब पॉइंट्स पे आएगा। ओके, स्ट्रक्चर वर्सेस स्पीड ऑफ डिलीवरी, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। सो अगर हम लोग यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी वेट अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मतलब अ स्टेप बाय स्टेप मेथड विच वी फॉलो फॉर डेवलपिंग आर प्रोडक्ट, और वो स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज कभी कभी इट माइट पॉसिबल कि हम लोग कुछ डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपने जो उसका अप्रोच है, डिलीवरी अप्रोच है या उसको डेवलपमेंट का जो अप्रोच है वो आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया और जिसकी वजह से ऑन टाइम डेवलपमेंट नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉलेज का सॉफ्टवेयर अगर बना रहा हूँ
तो अगर मुझे वहाँ पे कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स का अगर मैंने रिजल्ट ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेशन अगर पार्ट बनाना है, तो आप देखो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स आएंगे उनका एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे उन्होंने फीस पे किया है कि नहीं। ये होने के बाद में हम लोग देखेंगे कि जो एग्जाम का ड्यूरेशन जो है आपका 4 मंथ्स 5 मंथ्स का सेमेस्टर ड्यूरेशन, उसमें उनका अटेंडेंस क्या है। अगर वो डिफॉल्टर्स नहीं है एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, अगर उनका अटेंडेंस 50% से कम नहीं है, तो फिर जाके वो एलिजिबल है एग्जाम के लिए, तब जाके वो एग्जाम दे सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं सिर्फ एग्जाम मॉड्यूल टेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने 5 डमी स्टूडेंट खड़े किए, उन्होंने एग्जाम दिए, उनके मार्क्स मैंने फीड किए और रिजल्ट जनरेट हो गया, तो ये हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आपने स्टेप्स फॉलो ही नहीं किए। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं आपको, सबसे पहले तो आपको एडमिशन वाला पार्ट बनाना है। एडमिशन वाले पार्ट में उसके सब पार्ट्स रहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करो और फीस पेमेंट देखो। अब ये दोनों कंबाइन होकर आपका एडमिशन प्रोसेस होने के बाद में फिर हम लोग जाएंगे अटेंडेंस पोर्टल पे। तो अटेंडेंस में हम लोग डेली बेस पे उसका जो एवरेज अटेंडेंस जो है पर सब्जेक्ट वो पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसको यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से मैच करेंगे। अगर वो क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी नॉर्म्स का क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में उसके नाम का हॉल टिकट जनरेट होगा, तब जाके वो एग्जाम के लिए वैलिड है। और वो हॉल टिकट के सामने जब वो एग्जाम देगा तो वो हॉल टिकट में जो सीट नंबर है उसके अगेंस्ट उसके मार्क्स जो है वो हम लोग एंटर करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है बट मिड सेम में अगर उसने एडमिशन कैंसिल कर दिया है तो उसके नाम का हॉल टिकट नहीं जनरेट होना चाहिए। सो ये हम लोग के स्टेप बाय स्टेप मेथड्स है कि आपको कोई एक प्रॉपरली अगर कोई एक चीज अगर टेस्ट करना है ना, तो उसके लिए उसके सामने दूसरा एक पार्ट आपको वहां पे डेवलप करना पड़ेगा पहले। सो जैसे मैंने बोला कि अगर रिजल्ट एनालिसिस अगर आपको करना है तो उसके पहले आपको टेस्टिंग कहाँ पे करना पड़ेगा, आपका एडमिशन प्रोसेस और अटेंडेंस प्रोसेस, ये दोनों प्रॉपर होने चाहिए, तब जाके आपका फाइनली हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिजल्ट वाला पार्ट। तो ये दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए, ये दोनों में सिमुलेशन होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मेथड का मतलब ये होता है। देन उसके आगे आपको क्वालिटी के ऊपर ज्यादा एम्फोसाइज करना है। मतलब बनाने के लिए आपने बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया लेकिन उसमें कोड्स में बहुत सारे बग्स या एरर्स है जो हमेशा अगर हम लोग यूज करते हैं तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। देन यूएमएल डायग्राम्स आपने जो हम लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट था उसमें आपने सुना रहेगा, यूएमएल डायग्राम्स हम लोग यूज करते हैं। तो वो डिजाइन्स जो है ना, वो डिजाइन्स आपके क्लियर होने चाहिए और वो डिजाइन्स के बेस के ऊपर ही आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो डिजाइन्स अगर करेक्ट है तो आपको फॉलो करना है कि ओके ये डिजाइन्स करेक्ट है, उसके हिसाब से कोडिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, ये मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट जो होता है हम लोग के पास अजाइल मेथड होता है। अब नॉर्मली हम लोग जो पुराने अगर एसडीएलसीज अगर हम लोग पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स एसडीएलसीज, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि आप अगर देखेंगे ना तो जैसे अगर वाटरफॉल मॉडल एक बहुत पुराना एक एसडीएलसी है, तो अब ये क्या बताता है कि आपके पास अगर 10 दिन का टाइम है तो उसमें से वो 10 दिन में से आपके 1 से 1.5 दिन रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जाएगा, 1 दिन रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जाएगा, 2 दिन डिजाइन में जाएंगे, 4 दिन डेवलपमेंट में जाएंगे, 2 दिन टेस्टिंग में जाएंगे, 1 दिन डिप्लॉयमेंट में जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब उसने है ना एक अप्रोच फिक्स करके रखा है। लेकिन अजाइल मेथड क्या बताता है कि वो जो स्टैंडर्ड एसडीएलसी है ना, वो स्टैंडर्ड एसडीएलसीज कभी भी प्रॉपर रिएक्ट नहीं करते। स्टैंडर्ड एसडीएलसीज करंट जो हम लोग के प्रोजेक्ट्स है ना उसके लिए वो प्रॉपरली सूटेबल नहीं है। क्योंकि अभी अगर आपने नॉर्मल जो हम लोग एसडीएलसी अगर बोलते हैं ना, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो एसडीएलसीज में क्या होता है कि आपको क्या होता है बताया वाटरफॉल ने कि डिजाइनिंग में कम टाइम लगता है, डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन उसके सामने अगर मैं गेम डेवलप कर रहा हूं तो जितना टाइम डेवलपमेंट में लगेगा उससे कभी कभी ज्यादा टाइम डिजाइनिंग में लगता है, क्योंकि ग्राफिक्स प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन गेमिंग्स। तो आपका बैकग्राउंड में आपका कोडिंग कितना अच्छा है उससे जो यूजर्स है हम लोगों के उसको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क कहाँ से पड़ता है, आपने डिजाइनिंग कितना अच्छा किया है। अगर एक बुलेट फायर कर रहा हूं तो वो टाइम पे आपने ग्राफिक्स कितना अच्छा बनाया। तो जो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अजाइल प्रोसेस फॉलो करता है। मतलब प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम लोगों का जो ड्यूरेशन है
या हम लोगों का जो अप्रोच है या स्टैंडर्ड SDLC जो हिस्टोरिकली हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं अपने नीड्स, अपने रिक्वायरमेंट्स या फिर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट के बेस के ऊपर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग अजाइल मेथड में बेसिकली किस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप कितना जल्दी डिलीवरी कर सकते हो। तो अजाइल का एक टाइप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्विक डेवलपमेंट। तो क्विक डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास प्रीवियसली कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है तो मैं क्या करूंगा, वो प्रोजेक्ट्स में से सर्टन चीजें, सर्टन मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स में रीयूज करूंगा। या फिर अगर मेरे पास ऐसे कोई रेडी मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग फ्रेशर्स मैं एक्सपीरियंस डेवलपर्स को यहाँ पे हायर करूंगा जो मुझे जल्दी से डेवलपमेंट करके दे। और अगर मेरा अकेला टीम अगर उतना नहीं कर सकता तो हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट पे जाएंगे। जॉइंट डेवलपमेंट मतलब मैं एक कोई कंपनी से टाई अप करूंगा, मेरा आधा काम वो डेटाबेस का वो करेंगे, डेवलपमेंट का मैं करूंगा, एक थर्ड कंपनी रहेगा जो डिजाइनिंग पे फोकस करेगा। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय जो हम लोगों का अजाइल प्रोसेस है, डायनेमिक अप्रोच है, जहाँ पे तीन काम तीन अलग अलग लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग सर्टन काम रेडीली अवेलेबल जो रहेगा उसको उठाएंगे और थोड़ा काम हम लोग करेंगे, है ना। ऐसे अलग अलग वेज में हम लोग शॉर्टकट्स फाइंड करते हैं बेसिकली और ट्राई करते होगा उतना जल्दी काम खत्म करने के लिए। देन नेक्स्ट होगा प्रोसेसेस वर्सेस प्रोसेस मॉडल। सो इंसेप्शन स्टेज होगा, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, प्रोडक्ट एक बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डिजाइनिंग, ये वो बहुत सारे स्टेप्स से ट्रांसफॉर्म होगा। और जब तक वो फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम लोग उसको ऑफकोर्स कस्टमर एंड पे रिलीज नहीं करेंगे। तो मतलब एक प्रोडक्ट डेवलप करने में आपके बहुत सारा एफर्ट्स जाते हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे जो उसका रिक्वायरमेंट के ऊपर कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग के ऊपर कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, लाइफ साइकिल मॉडल हम लोग जो फॉलो करते हैं SDLC या और कोई, वो टेक्सचुअल या ग्राफिकल वे में आपको बताते हैं कि कौन से प्रोडक्ट या कौन से टाइप प्रोजेक्ट के टाइप के लिए आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको SDLC के टाइप्स लिखाए थे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, देन फिजिबिलिटी स्टडी, उसके 3 टाइप रहेंगे, याद है, ऑपरेशनल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल। उसके बाद हम लोग फिजिबिलिटी के बाद डिजाइन आएंगे, तो सिस्टम डिजाइन के अंदर आप वापस आपके 3 टाइप रहेंगे, दैट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन, देन हाई लेवल डिजाइन एंड डिटेल डिजाइन। उसके बाद कोडिंग आएगा, देन टेस्ट आएंगे। टेस्ट के अंदर आपके मेनली 4 टाइप रहते हैं, यूनिट टेस्ट होगा, इंटीग्रेशन टेस्ट होगा, सिस्टम टेस्ट होगा एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट रहेगा। एक्सेप्टेंस टेस्ट अगेन गेट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट। तो एक्सेप्टेंस में 2 कौन से रहेंगे, अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट। अल्फा साइड मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्ट होगा, बीटा टेस्ट मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्ट होगा। ये टेस्टिंग होने के बाद में फिर हम लोग डिप्लॉय करेंगे या इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट एंड पे। ये होने के बाद में फिर आपका मेंटेनेंस वाला पार्ट रहेगा जिसमें 4 टाइप के मेंटेनेंस आएंगे, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस, प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये हम लोग के स्टेप्स थे, ये आपका प्रोसेस मॉडल था। तो आपके जो भी प्रोसेसेस है या आपका जो भी प्रोडक्ट है, ये जो सेट ऑफ स्टेप्स है उससे कंटिन्यूअस ये सेम स्टेप्स को फॉलो करके वो अपना काम खत्म करता है। तो ये उसके स्टेजेस रहते हैं। तो स्टार्टिंग से ये उसके इंसेप्शन स्टेज रहते हैं जहाँ पे वो कितना स्टेजेस कंप्लीट करके फाइनली कस्टमर के पास डिलीवर होने के लिए रेडी रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि अब ये जो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने का सोचा है वो आप एक ही बार में 1 शॉट में बनाने वाले हो या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करते जाएंगे उसमें, या फिर हम लोगों को अभी इतना ही बनाने का आइडिया है, आगे का हम लोग के पास रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं है, तो आगे के रिक्वायरमेंट्स आएंगे तब हम लोग उसको और इवॉल्व करते जाएंगे एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज। जैसे फेसबुक देखो, फेसबुक ने स्टार्टिंग में बहुत छोटा सा ही चीज बनाया था, धीरे धीरे वो इवॉल्व कर रहे हैं उसमें और चीजें। इवॉल्व मतलब उन्होंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि फेसबुक लाइव हम लोग डालेंगे या उसको हम लोग क्लाउड से कनेक्ट करेंगे या और XYZ चीजें जो लेटेस्ट अभी हम लोग के कुछ फंक्शंस है वो हम लोग डालेंगे, या जैसे टिकटॉक टाइप वो टाइम पास वहां पे डालेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। या गेमिंग हम लोग डालेंगे, वो किंग्स वाले जो गेम्स आपको कैंडी क्रश या वो आते हैं। तो जब फेसबुक बना वो टाइम पे उन्होंने सोचा नहीं था। ये इवॉल्व होता है, इवोल्यूशनरी अप्रोच या डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी जो सॉफ्टवेयर है ना, एक टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी इवॉल्व हो रहे हैं टाइम टू टाइम। लेटेस्ट ट्रेंड्स और लेटेस्ट करंट जो यूजर्स जो है उनके डिमांड्स के हिसाब से ये इवॉल्व होता है।
तो इसको हम लोग अजाइल मेथड बोलते हैं या इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, एक ही कोड पे आप कंटिन्यूअसली वर्क करके उसको और बेटर बनाने की ट्राई कर रहे हो और उसमें और इवॉल्व करने वो उसमें और इवोल्यूशन लाने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब उसमें और कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग। Like we are trying to integrate cloud technology for now, we are trying to integrate artificial intelligence for now, or we are trying to integrate IoT for now, right? So the different things or the different technology which is around us for now, that is what we are trying to implement at one place so that users can get the most advanced feel of that software. So that is what we are trying to emphasize on. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वाटरफॉल मॉडल मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है, समझा दिया है, ये वापस नहीं बता रहा हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी, यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन, ये सेम चल रहा है, मैंने ऑलरेडी समझाया है, तो ये मैं वापस नहीं ला रहा हूँ। हाँ, जो आपको याद रखना है वो है ISO मॉडल 12207, नंबर याद रखो। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, जैसे सपोज कि अगर मैं आपको हेलमेट बेच रहा हूँ, तो वो हेलमेट के ऊपर ISI मार्क रहेगा, तो आपको भरोसा होगा कि हाँ ये हेलमेट सिक्योर है, क्वालिटी अच्छा है इसका, और अगर एक्सीडेंट हुआ तो ये मुझे बचा पाएगा। तो बेसिकली मैं हेलमेट पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर लगे ISI मार्क पे भरोसा करके वो हेलमेट परचेस करना हूँ। एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर भी परचेस करना है ना, तो वो सॉफ्टवेयर कितना प्रॉपर एक्यूरेट बना है, कितना वो सेफ हो सकता है मेरे प्रोसेसेस के लिए या मेरे सिस्टम के लिए या मेरा कंपनी का जो करंट प्रोसेस है उसके लिए, उस पर मैं भरोसा कैसे करूँगा। सॉफ्टवेयर देख के आपको पता नहीं चलेगा उसमें इंटरनली कितने फॉल्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, सिक्योरिटी वाइज कैसा है, मेरे अगर 5000 एम्प्लॉइज या कस्टमर्स एक साथ अगर उस पर आएंगे तो वो इतना बर्डन ले सकता है, नहीं ले सकता, हम लोगों को कुछ नहीं पता है जब तक हम लोग उसको यूज नहीं करते। वैसे ही हेलमेट में भी जब तक हम लोग यूज नहीं करते आपको पता नहीं चलेगा वो कितना प्रोटेक्टिव है। तो पता कब चलता है, जब हम लोग उसको एक्चुअल टेस्ट में लाते हैं, बराबर है ना। तो हम लोग या फिर पता कब चलेगा कि वो क्वालिटी वाइज बेटर है, जब आपने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करके अगर उसको डेवलप किया है। तो अगर हेलमेट आपने एक स्टैंडर्ड फॉलो करके डेवलप किया है, मतलब आपने उसका क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखा है, तब जाके आपको उस पर ISI मार्क मिलता है। एग्जैक्टली सिमिलर वे जब हम लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, तो अगर आपने भी उसके वो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, तो उसके बेस के ऊपर आपके सॉफ्टवेयर के साथ आपको ISO सर्टिफिकेट मिलेगा। सो मैं जो सॉफ्टवेयर बाई कर रहा हूँ वो आपका बोल वचन सुन के आप पे भरोसा करके मैं बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बाई कर रहा हूँ वो ISO सर्टिफिकेशन के भरोसे पे। सो हम लोग के पास क्लासिकल मॉडल्स है, अभी के कोई लेटेस्ट मॉडल हो सकता है, ये सब ठीक है। आपने क्या मॉडल की फॉलो किया है कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हम लोग इन हाउस डेवलप कर रहे हैं तो वो टाइम पे हम लोग को फर्क पड़ेगा, लाइक V मॉडल होगा, वाटरफॉल मॉडल होगा। आई होप हम लोगों को पता है V मॉडल क्या होता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं V मॉडल कैसे वर्क करता है। सो V मॉडल अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास यहां पे देखो, सो एज यू कैन सी V मॉडल में रिक्वायरमेंट होगा। अगर रिक्वायरमेंट्स आप यूजर ने जो रिक्वायरमेंट्स दिए और उसी के बेस के ऊपर आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉलो होता है, तो अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने करेक्ट बनाया तो एक्सेप्टेंस टेस्ट भी करेक्ट होगा। तो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन मतलब कोडिंग के पहले वाला पार्ट, वैलिडेशन मतलब कोडिंग के बाद वाला पार्ट। बनाने के पहले हम लोग चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर। वैलिडेशन मतलब बनने के बाद हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। ये दो वर्ड्स याद रखना है, इसको V मॉडल बोलते हैं। सो आपका अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, आप एक ही बार में या समझ के उसको बनाने की ट्राई कर रहे हैं तो V मॉडल बेस्ट होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो V मॉडल फॉलो करो। इन शॉर्ट मैं आप सब TY वालों के लिए कॉमन बता रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा कौन सा SDLC लगेगा, डाल दो V मॉडल यूज किया। क्यों अच्छा लगा मेरे को, मुझे समझ में आया, सिंपल सा रीजन है। क्यों अच्छा लगा, समझ में आया इसके लिए। बाकी के समझ में आया लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मुझे पता नहीं था। मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से वाटरफॉल मॉडल में रिवर्स में मैं नहीं जा सकता, 10 प्रॉब्लम्स थे, तो मुझे ये प्रॉपर लगा, सूटेबल लगा, तो इसके लिए मैंने V मॉडल फॉलो किया। बेस्ट है, कुछ समझ में नहीं आया V मॉडल बेस्ट है। जिसको नहीं समझ में आता है कौन सा मॉडल अपने प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्सेप्टेंस टेस्ट जाएगा, सिस्टम डिजाइन के हिसाब से सिस्टम टेस्ट होगा। मतलब आपने 10 मॉड्यूल्स अगर सिस्टम में आपने डिफाइन किए तो उसके हिसाब से 10 मॉड्यूल्स को साथ में यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे ना, तब आपका एक सॉफ्टवेयर बनेगा। तो आपका डिजाइन के हिसाब से ये सिस्टम फाइनली प्रॉपर बना है कि नहीं वो टेस्टिंग करेंगे हम लोग।
आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम लोग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हम लोग बता देंगे कि ये मॉड्यूल में ये चीजें रहेंगे, ये मॉड्यूल में ये चीजें रहेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं, आपस में डेटा प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं, ये देखेंगे हम लोग। और आर्किटेक्चर डिजाइन के नीचे आपके मॉड्यूल डिजाइन रहेंगे, छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, सब मॉड्यूल्स रहेंगे। तो ये आपके जो सब मॉड्यूल्स है वो क्या, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट में लेके जाएंगे। तो एक मेरा सब मॉड्यूल है, उसका एक यूनिट टेस्ट होगा, दूसरा सब मॉड्यूल है, उसका दूसरा यूनिट टेस्ट होगा। तो ये मॉड्यूल डिजाइन के बेस के ऊपर ऑफकोर्स कोडिंग होगा, कोडिंग के बाद तो टेस्ट चलेगा। सो ये आपके बेसिक वी मॉडल का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग को क्या बोला है, वी मॉडल अप्रोच इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल। तो अगर वाटरफॉल बहुत पुराना हो गया है, उसमें हम लोग वन गो में सब बनाने की ट्राई करते हैं। वाटरफॉल में जैसे हम लोग को पता है कि पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तो अगर कुछ मिस्टेक हो गया आपके इन बिटवीन जो स्टेप्स है उसमें डिजाइनिंग या कोडिंग में, तो आपको वापस वो पूरा काम ऊपर से चालू करना पड़ता है, ये ड्रॉबैक होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटरफॉल को स्किप करके हम लोग वी मॉडल पे जाते हैं, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल। तो अगर वाटरफॉल मुझे लगता है सूटेबल नहीं है मेरे लिए, तो बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव कौन सा है, वी मॉडल है, जहां पे डिफरेंट टेस्टिंग फेजेस भी है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या रहता है, एक डमी मॉडल बना दो। प्रोटोटाइपिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का एग्जाम्पल, तो एक एक्चुअल जो सिस्टम है उसका प्रोटोटाइप मैं बना रहा हूं। ये देखो, अगर एक बिल्डिंग बनाना है, ये उसका प्रोटोटाइप रहेगा। आपने देखा रहेगा ऐसे बहुत बार प्रोटोटाइप्स रहते हैं जो बिल्डर के ऑफिस में अगर हम लोग कभी अगर जाते हैं बुकिंग के लिए या प्रॉपर्टी बुकिंग के लिए, तो वो आपको बता दे कि फाइनली जो प्रोजेक्ट बनेगा, फाइनली जो बिल्डिंग बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज अ प्रोटोटाइप। तो मतलब ये प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ नहीं, आप अंदर जाके देख सकते हो नहीं देख सकते, अंदर कितने फ्लोर है बाहर से आपको दिख रहा है, लेकिन हर फ्लोर पे कहाँ पे क्या चीज़ लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे होगा, कार पार्किंग अगर मैं अंदर जाऊंगा कहाँ पे रहेगा, ये डिटेलिंग नहीं देख सकते। ऊपर से आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ स्विमिंग पूल आएगा, ऊपर ऊपर से चीज़ें आपको प्रॉपर दिखेंगे। एग्जैक्टली सिमिलर वे व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटोटाइप मॉडल, ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी काम करता है। ओके, ये प्रोटोटाइप है। सो यहाँ पे हम लोग जरा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं। ओके वापस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास जो प्रोटोटाइप्स रहते हैं, दिस आर द प्रोटोटाइप्स जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। सो यहाँ पे आपके पास कौन से रहते हैं, एक थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स रहते हैं, मतलब आपने ये यूज किया एक प्रोजेक्ट के लिए, दूसरा प्रोजेक्ट आपका अलग है इससे, लाइक दूसरा प्रोजेक्ट मेरा ऐसा है दिस टाइप। तो प्रीवियस प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप में कोई चेंज सिमिलरिटी नहीं है। तो ऐसे जो हम लोग कोई एक ही बार प्रोटोटाइप्स यूज कर सकते हैं उनको हम लोग थ्रो अवे प्रोटोटाइप बोलेंगे। मतलब आपका करंट सॉफ्टवेयर जो है वो बन के हो गया, तो मतलब आपका काम यहाँ पे हो गया। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। तो इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप में हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में चेंजेस थोड़े थोड़े लाते जाते हैं कि लाइक पहले हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, दूसरा अभी अगर मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए वापस एक प्रोटोटाइप अगर मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग प्रोटोटाइप में सर्टन चेंजेस करूँगा, बराबर है, तो वो होगा। देन व्हाट इज बीइंग प्रोटोटाइप, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस क्या रहेगा वो, और कौन से फंक्शंस रहेंगे, ये हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं। ऐसा मॉडल बनाने का मेन रीज़न क्या रहता है, तो वो अगेन हम लोग को पता है, जब हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे तो एक प्रॉपर आइडिया रहेगा सबके सामने कि हम लोग का सॉफ्टवेयर क्या होगा, कैसा दिखेगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं वर्बली आपको बोल के समझा रहा हूँ और उसके सामने अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसा कोई बिल्डिंग आपको बनाना है, दिस वन वी वांट टू डेवलप, तो ये देख के आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और ये देख के हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन कर पाएंगे कि ओके यहाँ पे स्विमिंग पूल, यहाँ पे पार्किंग हो सकता है, यहाँ से हम लोग एंट्रेंस देंगे, यहाँ पे और कुछ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे वही है। तो फीडबैक लूप जो है ना वो बेटर एस्टैब्लिश होता है। फीडबैक लूप मतलब मैंने छोटा सा प्रोटोटाइप में इंप्रूवमेंट किया, इसको मैं कस्टमर को बताऊंगा और कस्टमर उसके हिसाब से मुझे अगेन सजेशन प्रोवाइड करेगा कि ओके ये प्रॉपर है नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसके हिसाब से आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो बार बार जो चेंजेस करने पड़ रहे हैं ना वो नहीं करने पड़ेंगे। अभी एक ही बार में आपका छोटा सा फाइनल डॉक्यूमेंट बन जाएगा प्रोटोटाइप के रेफरेंस से। तो बार बार जो आपको अलग अलग चीज़ें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, वापस चेंजेस हुए वो डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, वो आपका काम जो है वो कम हो जाएगा।
मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार चेंजेस नहीं आएंगे, बार बार आपको कोई बोलेगा नहीं कि भाई यहाँ पे ये चेंज करो, यहाँ पे ये चेंज करो, फाइनली प्रोटोटाइप को फॉलो करके आप कर सकते हो। सो ये बेनिफिट्स रहेंगे। डेंजर्स भी है इसके। डेंजर्स का मतलब क्या है कि मैंने सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर का प्रोटोटाइप दूसरे को बताया, जैसे अगर मैंने NMIMS या मिठी बाई कॉलेज जो है उसके लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, कॉलेज का सॉफ्टवेयर। अब उसको अगर मैं सपोज कोई XYZ नाम के दूसरे कॉलेज में बता रहा हूँ, अब NMIMS कैंपस जो है इट इज़ टू ह्यूज एज कम्पेयर टू फ्यू अदर कॉलेजेस इन मुंबई। तो जब मैं एक बड़े कॉलेज का प्रोटोटाइप एक छोटे कॉलेज में बताऊंगा तो क्या होगा कि वहाँ के कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट है वो क्या अज्यूम करेंगे कि एग्जैक्टली वैसा ही सॉफ्टवेयर आप उनको प्रोवाइड करने वाले। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है बहुत बार प्रोटोटाइप से, क्योंकि हम लोग के पास हमेशा इतना बजट नहीं रहता है कि हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए मैं एक ऐसा प्रोटोटाइप या एक डमी रेडी करूँ, क्योंकि कभी कभी प्रोजेक्ट का बजट ही कम होता है और उसमें अगर मैं अपने एफर्ट्स अगर ऐड करूंगा वापस प्रोटोटाइप बनाने में तो मेरा बजट और शॉर्ट हो जाएगा। तो वो टाइम पे हम लोग प्रोटोटाइप पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप बता रहे हो तो उसमें जो फंक्शंस है, उसका जो बिहेवियर है, तो वो आप अभी जो क्लाइंट को बता रहे हैं ना वो भी ये सेम एक्सपेक्ट करता है। बहुत बार ये तकलीफ होता है। तो लैक ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड पॉसिबल रहेंगे। अब आप देखो कि बहुत बार क्या होगा, NMIMS के कॉलेज में सर्टन फंक्शंस है, अब आप मुंबई के जो दूसरे कोई कॉलेज को ये सेम प्रोटोटाइप बता रहे हो ना, उसको वो काम के है नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बोलेगा कि भाई प्रोटोटाइप में डमी में आपने बनाया था तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है कभी कभी वो प्रोटोटाइप बनाने में भी। और आपने कोई प्रोटोटाइप अगर बनाया है, किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा फंक्शंस है ना, फिर वो फंक्शंस आपको अननेसेसरीली अपने क्लाइंट को देने पड़ते हैं। अदरवाइज वो बोलेगा कि भाई आपने बताया था कुछ और, अभी आप प्रोवाइड कुछ और हैंड ओवर कर रहे हैं। गेटिंग प्रोटोटाइप दूसरे क्या क्या रहेंगे, तो व्हाट इज बीइंग लर्न, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोटोटाइप्स रहते हैं हम लोग के पास, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स रहते हैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा तो उसके साथ ये हार्डवेयर सूटेबल रहेगा। एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोटोटाइप्स रहते हैं। और उसके आगे हम लोग वही बाद में इसमें हम लोग सिम्युलेट करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को प्रोटोटाइप में और वेरीफाई करेंगे। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग कोई एक कार बनाते तो उसके पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों ने सपोज 6000 सीसी का अगर इंजन लगाया है, तो उसके सामने अगर हम लोग का डीजल या पेट्रोल कार है तो वो कितना स्पीड, कितने सेकेंड में कितने स्पीड हाईएस्ट स्पीड पे पहुंच सकता है, कितना मैक्सिमम टॉप स्पीड पे वो जा सकता है, ये सब हम लोग कंप्यूटर में चेक करते हैं रियल कार बनाने के पहले। तो ये होगा बेसिकली। देन नेक्स्ट हम लोग के पास जो SDLC एक आता है वो होता है इंक्रीमेंटल डिलीवरी। इंक्रीमेंटल नाम पे से पता चल रहा है मैंने पहले यहाँ पे कुछ बनाया, वो कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। कोई एक प्रोजेक्ट के 3 पार्ट आपने प्रोजेक्ट के डिवाइड किए, सपोज ये फर्स्ट पार्ट बना, फर्स्ट इंक्रीमेंटल डिलीवरी, ये बनने के बाद में मैं सेकेंड पार्ट पे जाऊंगा, ये खत्म होने के बाद थर्ड पार्ट पे जाऊंगा। तो धीरे धीरे हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, थोड़ा 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 चीजें ऐड करते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट इंक्रीमेंट हुआ जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जो है प्रोजेक्ट का वो डिज़ाइन, बिल्ड, इंस्टॉल, इवेल्युएट किया, वो हुआ। जैसे ही उसका इवेल्यूएशन चल रहा था हम लोगों ने सेकेंड पार्ट डिज़ाइन करना चालू किया, उसका इवेल्यूएशन खत्म होने आया तब तक हम लोगों ने थर्ड पार्ट चालू किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक टीम ही काम कर रहा है ना, एक टीम ने ये काम खत्म किया, जैसे ये काम खत्म हुआ उसने ही वापस सेकेंड पार्ट का काम चालू किया, तो ये इंक्रीमेंट हो गया। तो अगर आप बोलोगे कि आपने TY का प्रोजेक्ट कैसे बनाया, 3 टुकड़ों में 4 टुकड़ों में बनाया, तो उसमें भी अगर मैं बोल सकता हूँ आपने इंक्रीमेंटल अप्रोच फॉलो किया था। फर्स्ट मॉड्यूल बनाया वो खत्म हुआ, वैसा आपने सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट किया, वो खत्म हुआ, वैसा थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट हुआ। और उसके साथ में लास्ट में हम लोग जो ये मॉड्यूल, जो सपोज मैंने ये स्टूडेंट मॉड्यूल बनाया, उसको मैं इवेल्युएट करते जाऊंगा कि उसमें जो भी कुछ हम लोगों ने बनाया उसमें कोई बग्स, डिफेक्ट्स या एरर तो नहीं है। नहीं है तो फिर सेकेंड पे चलो, वहां पे भी मैं लास्ट में बनने के बाद में उसको वापस इवेल्युएट करते जाऊंगा कि इसमें वापस कोई फेलियर्स तो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो फिर हम लोग थर्ड मॉड्यूल पे चलेंगे। तो स्टूडेंट मॉड्यूल इवेल्युएशन अगर सक्सेसफुली पास हो गया तो हम लोग प्रोफेसर मॉड्यूल पे जाएंगे, ये सक्सेसफुली इवेल्युएट हो गया तो फिर हम लोग प्रिंसिपल मॉड्यूल पे जाएंगे। ये वे में ये काम चलते रहेगा, इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच बोलते हैं। थोड़ा 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 इंक्रीमेंट, थोड़े 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 पार्ट्स या मॉड्यूल्स या सब मॉड्यूल्स ऐड करते जाओ। सो इंक्रीमेंटल अप्रोच का ये वापस आपको एक डायग्राम दिया है, आप ये सेम वे में देख सकते हो। आइडेंटिफाई सिस्टम ऑब्जेक्टिव, एक प्लान बनाएंगे, कितने पार्ट में आप इंक्रीमेंट करेंगे वो प्लान बनाया, उसके हिसाब से डिजाइन, बिल्ड, इंप्लीमेंट, इवेल्युएट,
फिर वापस वो सेम लूप चलते रहेगा। देखो जो ऊपर सिंपल डायग्राम मैंने बताया उसी को यहाँ पे उन्होंने एक अलग वे में बताया। तो आप ये वाला या ऊपर वाला कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हैं और नीचे उसका ये एक्सप्लेनेशन है। बेनिफिट्स क्या होंगे, फीडबैक बढ़ जाएगा, बिकॉज हर एक छोटे इंक्रीमेंट के बाद आप कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं और कस्टमर को भी पता चल रहा है कि आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो अगर वही पॉइंट ऑफ टाइम वो बोल सकता है ना कि नहीं भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने जो बोला था उससे आप जो डेवलप कर रहे हैं उसमें कुछ तो डिफरेंसेस है। तो अगर कुछ डिफरेंस है तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा। और शॉर्टर डेवलपमेंट थ्रेशोल्ड रहेगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ बना रहे तो वो फटाफट बन जाएंगे आपकी से, बराबर है। यहाँ पे क्या होंगे, यूजर गेट्स सम बेनिफिट्स अर्लियर, मतलब यूजर को ऑलरेडी पता रहेगा कि अभी क्या बनने वाला है, अभी कितना बन गया है, कैसा बना है, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहे तो अभी हम लोग चेंजेस बोलेंगे तो तुरंत वो चेंजेस भी हो जाएगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में हम लोग चेंजेस अप्लाई कर देंगे, बराबर है। तो ये जो है ना वो आपको बहुत प्रॉपर पता चलेगा। और गोल्ड प्लेटिंग जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब आके जो आपको कोई आके बोल वचन देता है ना कि भाई हम लोग एकदम रॉकेट जैसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और बाद में साइकिल निकलता है, ऐसा नहीं होगा। जो भी कुछ बन रहा है वो रॉकेट बन रहा है या साइकिल बन रहा है या बाइसिकल बन रहा है या स्कूटर बन रहा है, वो आपके सामने रहेगा। तो कोई अगर बोल वचन दे के जाता है कि हाँ ऐसा बनेंगे ऐसा बनेंगे, ऐसा नहीं है। जो बन रहा है आपके सामने, आपको एग्जैक्टली पता है कि फाइनली सॉफ्टवेयर क्या आउटपुट आपको फाइनल क्या मिलने वाला है। तो यहाँ से आपके पैसे लॉस होना वो भी बच जाता है। सॉफ्टवेयर जो ब्रेक होते हैं उसमें या अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं। और एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप अगेन वो सेम है ऊपर वाला, देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो। ओके, इंक्रीमेंटल प्लान में अभी हम लोग कितना सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, हमेशा जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना हम लोग इंक्रीमेंट एक एक बार में डालेंगे। इंक्रीमेंट मतलब क्या, एक एक पार्ट आप टुकड़े टुकड़े में बनाते जा रहे हो। तो अब मैं कितना इंक्रीमेंट करूंगा, 1 to 5% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट या 1 to 5% ऑफ टोटल कैपिटल। अगर मेरे पास 1 करोड़ का मेरे पास बजट है एक सॉफ्टवेयर बनाने का, 1 करोड़ का, तो उसमें से उसका 1 to 5% जितना मैं डेवलपमेंट करूंगा, मतलब 1 से 5 लाख का मैं रिस्क ले सकता हूँ। जैसे आप देखो कि फेसबुक है, फेसबुक ने सपोज वो टिकटॉक टाइप कुछ फंक्शंस जो है इंस्टा पे ऐड किए उसने, तो उसने अभी क्या किया, 1 to 5% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट का उसका जो टोटल कैपिटल है उसमें से उसने 1 to 5% यूटिलाइज किया। अगर वो सक्सेस हुआ तो वो 5% का उसको रिटर्न मिलेगा, अगर फेल हुआ तो 1 to 5% का ही उसका रिस्क या लॉस हुआ है जो वो नेक्स्ट अपडेट में कवर कर सकता है। आप देखो कि अगर मेरे पास 1 करोड़ है, मैंने सारा 1 करोड़ एक ही बार में लगा दिया और मेरे यूजर्स या क्लाइंट्स को वो आइडिया या वो सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आया, तो सारे पैसे मेरे लॉस पे चले गए, सब कुछ मेरा लॉस पे आ गया। लेकिन उसके जगह पे अगर मैं 2% के 5 बार अगर रिस्क लेता हूं, तो 5 बार में से 3 बार तो मेरा प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सक्सेस होगा, जो भी आइडिया या जो भी फंक्शंस मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाता है जब आप छोटे छोटे रिस्क या छोटे छोटे इंप्लीमेंट करते हैं या इंक्रीमेंट करते हैं। तो एरर के चांसेस भी कम होते हैं और उसके सामने आपके सक्सेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं टोटल रिस्क लेने से बेटर है 10% रिस्क एक साथ लेने का और उतना डेवलप करने का, और उसमें अगर कुछ इवेल्युएशन में प्रॉब्लम हुआ और फाइनली आपको वापस उसको रीबिल्ड करना पड़ा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, उससे बेटर है कि 1 to 5% थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में करो ना। तो अगर चेंजेस भी करना पड़ा तो 2% में ही करना पड़ेगा, लॉस भी हुआ तो वो 2% का ही होगा, रिस्क भी होगा तो वो 2% का ही होगा, जिसको हम लोग बैर कर सकते हैं। 10% का रिस्क मैं बैर नहीं कर सकता हूँ। 10% का प्रोजेक्ट मैं बना के अगर उसमें अगर फेल हुआ या उसमें अगर बहुत बड़े चेंजेस करने पड़े तो वो मैं बैर नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तो इसके लिए आपको अगर प्रोजेक्ट में रिस्क लेना है या प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट करना है तो आपके टोटल प्रोजेक्ट का 1 to 5% हम लोग करते हैं। 1 to 5% के बीच में, मतलब 2% 3%, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ तो 5% मैं इन्वेस्ट करूंगा। जैसे अगर टिकटॉक बैंड हो गया इंडिया में, यूएस में ऑलमोस्ट अभी होने वाला है, तो अब उनको क्या है ना, उनको पता है कि भाई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको आदत हो गया है सुबह उठ के एक बार वो फालतू टाइम पास नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आता उनको, उनका सुबह नहीं होता है, बराबर है। वो जाके वो वहाँ पे कुछ तो एक अच्छा सा जोक नहीं मारेंगे, एक सेंटी सा वो शायरी नहीं मारेंगे, तब तक नहीं होगा। सो बेसिकली क्या है यहाँ पे कि हम लोग के पास एक पैटर्न है कि हम लोग को पता है कि लोग दे आर हैबिचुअल ऑफ समथिंग, तो वो टाइम पे अगर वो जो हैबिट है अभी उनसे वो दूर गया है और वो हैबिट में उनको वापस ला के दे रहा हूँ तो मेरे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो गए। वही सेम इंस्टा ने किया। तो अगर मुझे सक्सेस रेशियो अगर ज़्यादा लगता है तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर मैं ज़्यादा
कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज चांसेस ऑफ सक्सेसिंग आर मोर देयर। ओके, ये हम लोगों का मेन इंक्रीमेंटल वाला प्लान है। सो आइडियली इफ स्टेप्स टेक्स 1 मंथ और लेस, नो मोर देन 3 मंथ्स, मतलब आप जो भी इंक्रीमेंट करेंगे वो 1 से 2 महीने का होना चाहिए। 1 महीने से छोटा भी पार्ट रहेगा तो चलेगा, लेकिन 3 महीने से बड़ा, उतना बड़ा पार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उतना इंक्रीमेंट आप एक साथ नहीं करेंगे। अगर 3 महीने का टाइम लग रहा है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 1.5 महीने का कर दो, या उसको और छोटा करके 2 महीने का कर दो। मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट में इंक्रीमेंट करेंगे ना, उसका साइज या उसका लिमिट कितना रहेगा वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, जस्ट लेट्स टेक 2 मिनट्स ब्रेक, वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, सो चलो वापस स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा इंक्रीमेंटल में हम लोग कुछ पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान से सुनना। अब कौन सा पार्ट आप पहले बनाएंगे, कौन से फंक्शंस आप पहले बनाएंगे, कौन से इंक्रीमेंट्स आप पहले ऐड करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन वैल्यू टू कॉस्ट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास सपोज यहाँ पे ओला कैब बुकिंग है। अब ओला कैब बुकिंग का अगर आप देखेंगे यहाँ पे, जब अगर हम लोग कैब बुक करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में फोन से अगर हम लोग कैब बुक करते हैं ना, तो आपको ऐसा कुछ डायरेक्शन मिलता है। ओके, आपको यहाँ पे क्या बताएगा कि आजू बाजू में आप जो बुक कर रहे हैं, बुकिंग वाला पार्ट, तो वहां पे आजू बाजू में जो आप राइड बुक कर रहे हैं वो कितना दूर है आपसे, कितने टाइम में वो आप तक पहुंच सकता है, बराबर है। अब यहाँ पे और उसके बाद अगर मैं कैब बुक करके मेरा जर्नी अगर स्टार्ट होता है तो वो टाइम पे ऐसा एक मैप आपको आता है जो आपको कंटिन्यूअस इंडिकेशन देते रहेगा। लाइक ऐसा कुछ मैप आएगा या ऐसा कुछ मैप आएगा जो आपको कंटिन्यूअस इंडिकेशन देता है कि ओके हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक है, इतना टाइम पहुंचने को लगेगा अप्रोक्स। अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए और किसी के लिए अगर कैब बुक करता हूँ तो वो भी यहाँ से मुझे बताते हैं कि चलो यहाँ से अगर जाना है तो ये 2 मिनट का रास्ता है, मेरा ये पिकअप लोकेशन, ये ड्रॉप लोकेशन है, मैं यहाँ तक जाने में मुझे इतना टाइम लगेगा, यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पे अब ये जो मैपिंग आ रहा है ना, कितने टाइम में राइड मेरे तक पहुंचेगा और कितने टाइम में मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, या जिसके लिए मैंने राइड बुक किया है वो कितने टाइम में डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वो जो एक फंक्शन है इसमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर के लिए ओला ऐप में ये जो गूगल मैप वाला जो फंक्शन है ना, इसका वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन इसका डेवलपमेंट का कॉस्ट ओला के लिए कम है, क्योंकि मैप वो नहीं बना रहा है। मैप के ऊपर जीपीएस लोकेशन जो है इसका सर्विस भी गूगल के साइड से मिल रहा है, ये उसका पेड सर्विस लिया हुआ है। तो जो कैब के जो आइकन्स है, डिस्टेंस है या कितना फेयर होगा, ये कैलकुलेशन ओला ने की है, मतलब आधा काम ही ओला ने किया है। डेवलपमेंट कॉस्ट उसका बहुत कम है, लेकिन कस्टमर के लिए उसका वैल्यू बहुत हाई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यू मतलब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, जो फंक्शन हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है 0 to 9 के स्केल में। तो 0 to 10 के स्केल में अगर देखेंगे, 0 to 10 के स्केल में मतलब यहाँ पे उसका वैल्यू कितना बता रहा है 9, मतलब हाईएस्ट वैल्यू है। और उसका डेवलपमेंट कॉस्ट कितना है, मैं गूगल मैप के एपीआई यूज कर रहा हूँ तो मेरा मेहनत बहुत कम हो गया, तो उसका कॉस्टिंग बहुत कम है। मुझे रेडी सर्विस कोई एक थर्ड पार्टी ऐप का यूज करना है, तो 9 डिवाइड बाई 1 रेशियो क्या आया मेरा 9 आया। दूसरा कोई फंक्शन है, ओके, सपोज रेडीली मुझे सिर्फ गूगल मैप इंटीग्रेट ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, या फिर सपोज जो गूगल पे है पेमेंट के लिए, तो वहां पे तो मैं डायरेक्ट लिंक ही दे रहा हूं, डेवलपमेंट तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। तो वो टाइम पे ऑनलाइन में पेमेंट, गूगल पे से मैं पेमेंट दे रहा हूं, तो कस्टमर के लिए सपोज उसका वैल्यू काफी अच्छा है, बिकॉज आजकल हम लोग ज्यादा फिजिकल मनी लेके घूमते नहीं है। डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने गूगल पे का खाली वहां पे बारकोड या कुछ लिंक दे दिया है और उसी से पेमेंट हो रहा है। तो 9 डिवाइड बाई 0 मतलब यहाँ पे मेरा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब सबसे पहले मैं यही फंक्शन बनाऊंगा जिसमें कस्टमर के लिए उसका वैल्यू हाईएस्ट है और मेरा डेवलपमेंट कॉस्ट ना के बराबर है या मिनिमम है। देन ऑनलाइन बैकएंड में जो हम लोग डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, कस्टमर को वो डेटाबेस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गेटिंग। अब अगर यहाँ पे
कौन से जो टैक्सी ड्राइवर्स है वो कितने टाइम तक ऑक्यूपाइड है, और कौन कौन से एरिया से कैब बुक करने की ट्राई कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो टैक्सी ड्राइवर्स है उनका जीपीएस लोकेशन और जो बुक कर रहा है उसका जीपीएस लोकेशन कहाँ पे मैच कर रहा है, और इसमें से कौन से फ्री है अभी या दे आर अबाउट टू गेटिंग फ्री, उसके हिसाब से उनके लिस्ट बताएगा वो। सो ये सब में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, इसका डेटाबेस जो बनेगा उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो कस्टमर को तो वो दिख नहीं रहा है, कस्टमर के लिए उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है कि भाई आप डेटाबेस में बैकएंड में कितना मेहनत करो, लेकिन हम लोगों का तो बहुत बड़ा कॉस्ट जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चीज़ों को हम लोग पीछे रखेंगे। कस्टमर के लिए जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो पहले बनाओ, इन शॉर्ट ये याद रखना है, बिकॉज उससे आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, एक्सेप्टेंस टेस्ट आप क्लियर कर सकते हो। बिकॉज अगर ऐसा नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप चीज़ें बनाते जा रहे हो, कस्टमर के लिए उसका वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो उसको लगेगा कि भाई ये क्या अननेसेसरीली चीज़ें बना रहा है, जो मेरे काम के वो तो बना नहीं रहा है ना। तो आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए जो चीज़ है वो उसके ऊपर सबसे पहले फोकस करो, ये पॉइंट याद रखना है। सो अजाइल मेथड मतलब डायनेमिक मेथड, जहाँ पे हम लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने का ट्राई करते हैं, उसको अजाइल मेथड बोलते हैं। जहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि डिटेल डिजाइन जैसे हम लोगों ने बोला वैसे ही फॉलो करना है, शॉर्टकट वे जितने हैं उतने फॉलो करो। आपके पास कोई एक्सपर्ट डेवलपर्स है जो कम डिजाइन में ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, वैसा करो। मिनिमम डिजाइन में अगर हम लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं, या सर्टन कोड रीयूज करके मिनिमम डेवलपमेंट में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं, फिर भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप थर्ड पार्टी हायर करके उनके पास से थोड़ा काम करा रहे हैं, वो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इसके ऊपर हम लोग मेनली फोकस करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन हैज़ टू बी केप्ट अप टू डेट। जब हम लोग अजाइल मेथड फॉलो कर रहे हैं कि भाई आपने कहाँ पे चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए, क्या प्रॉब्लम था, है ना। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बार बार यहाँ पे चेंजेस करते हैं, अपडेशंस करते हैं, डायनेमिक अप्रोचेस अप्लाई करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी बढ़ जाता है ना। आपने फास्ट डेवलप किया है तो बहुत बार एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन, यूजर्स एक्सक्लूडेड मतलब फास्ट डेवलपमेंट करना है, मैं बार बार यूजर को पूछूंगा, वो हाँ बोलेगा तब जाके मैं डेवलप करूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि हाँ इतना बनाना है, यूजर ने इतना बनाने बोला है, तो अभी हम लोग बार बार यूजर को नहीं पूछेंगे, हम लोग को सूटेबल लगता है बनाना चालू करो, खत्म करो बात। तो ये होता है। सो यहाँ पे अजाइल मेथड्स अगर देखेंगे, मल्टीपल अजाइल मेथड्स है हम लोग के पास, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास क्रिस्टल, एटन, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो ये सारे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, स्क्रम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी के आप बाद में देखेंगे, और थोड़ा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ये दो मैं इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी पार्ट था, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रहेगा, जिसने नहीं पढ़ा है ठीक है, तो ये बार पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पे आपको ये अलग अलग टाइप्स दिए अजाइल मेथड्स के। रिमेंबर, अजाइल एक सिंपल खुद का एक मेथड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स है अजाइल में। अजाइल मतलब डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच, अजाइल मीन्स डायनेमिक डेवलपमेंट अप्रोच, जहाँ पे हम लोग डायनेमिकली देखेंगे कि क्या चीज़ हम लोग कैसे बना सकते हैं डायनेमिक वे में, उसके ऊपर हम लोग का मेन फोकस होता है। थीम्स क्या रहेंगे, ये आपको बेसिक आपको दिया हुआ है। फेस टू फेस अजाइल मेथड एम्फसाइज ऑन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये सब पॉइंट्स रहेंगे। बाद में बाकी के सर्टन पॉइंट्स है। डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट आएगा। सो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है, टाइम टू टाइम यूजर जैसा बोलेगा वैसे आगे फ्यूचर के डेवलपमेंट हम लोग करते जाएंगे, तो हम लोगों का अभी के लिए हम लोगों को पता नहीं है। जैसे आप देखो जीएसटी सॉफ्टवेयर, तो गवर्नमेंट ने जब जीएसटी सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया था तो उनको आगे क्या क्या चीज़ें ऐड करने पड़ेंगे, कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, ये कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने बाकी कंट्रीज में देखा जीएसटी ये वे में वर्क कर रहा है, ये कंट्री में जीएसटी ये वे में वर्क कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने डेवलपमेंट चालू किए, और बार बार वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो रहे थे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग यही मेन बात कर रहे हैं कि आपके वो बार बार जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहे हैं वो कितने लेवल पे चेंज हो रहे हैं, वो आपको देखना है, राइट। और उसके हिसाब से हम लोग कितना डायनेमिकली उसके ऊपर बिहेव कर पा रहे हैं वो हम लोगों को सोचना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके डीएफडी डायग्राम्स बनेंगे, उसके लॉजिक डायग्राम्स बनेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम लोगों का डेवलपमेंट चलेगा। ये आपका एटन या डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है लॉजिक डायग्राम्स बनते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स बनते हैं, आपने एटलीस्ट ईआर डायग्राम्स, ये सब वर्ड्स आपने सुने रहेंगे जब अगर हम लोग
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल्स करते हैं उसमें क्लास डायग्राम्स और ये सब सुना रहेगा, नहीं सुना है तो ठीक है, अभी के लिए फिर याद रखो ये आप अपने प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स में भी बनाएंगे, ये सब पे वर्क करेंगे। नाउ 6 कोर एटन या जो डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स है, कौन से है, बिजनेस नीड्स क्या है, डायरेक्टली उसके ऊपर फोकस करेंगे हम लोग। डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए, टाइम बॉक्सिंग अप्रोच फॉलो करते हैं हम लोग। टाइम बॉक्सिंग मतलब हम लोग अगर मेरे पास टाइम बॉक्सिंग मतलब बहुत स्ट्रिक्टली टाइम आर्किटेक्चर फॉलो करना, बहुत स्ट्रिक्टली हम लोगों को फॉलो करना है। इट शुड नॉट हैपन कि हम लोग एक महीने का टाइम है तो हम लोग वो एक महीना पूरा लेंगे। टाइम बॉक्सिंग का मतलब है मिनिमम टाइम में आपको काम खत्म करना है और उससे एक्स्ट्रा टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग दे। मिनिमम टाइम मतलब अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग के पास सपोज एक महीने का टाइम है, 30 डेज का टाइम है, तो आपको 20 टू 25 डेज में ही वो काम खत्म करना है। उसके लिए अभी आप एक्सपर्ट हायर करो या कुछ भी करो, आपके पास मिनिमम टाइम है और वो स्ट्रिक्टली एडर करना है। तो वो टाइम पे हम लोग वहां पे फ्रेशर्स हायर नहीं कर सकते, वो रिस्क हम लोग बिल्कुल नहीं ले सकते। ओके, देन कोलैबोरेट वे में चलेगा। क्वालिटी पे हम लोग यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर सकते बिकॉज बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्वालिटी बहुत बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जो क्रिटिकल टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, बैंकिंग या और कोई जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या यूजर्स का ओवर डिपेंडेंस होता है, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर, तो मेडिकल सॉफ्टवेयर में जो पेशेंट्स है उनके रिपोर्ट्स जो बताते हैं सॉफ्टवेयर्स, या हम लोग आईसीयू में पेशेंट्स है तो उनको कंटिन्यूस जो मॉनिटर करते हैं, उसके लिए जो डिवाइस और वो डिवाइस के ऊपर जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया हम लोगों ने, ये क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको हम लोग इतना फास्ट में डेवलप नहीं करते। उनके लिए ये आर्किटेक्चर या ये अजाइल मेथड सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि एज वी सेड कि वहां पे हम लोग क्या बता रहे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी पे, लेकिन फास्ट डेवलपमेंट में वो क्वालिटी 100% श्योर रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड में भी हम लोग क्वालिटी पे मिनिमम कॉम्प्रोमाइज करें या नेवर कॉम्प्रोमाइज, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी अचीव करने का ट्राई करो। लेकिन फिर भी हम लोग जब फास्ट डेवलपमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं होता है कि बैकलॉग्स रहते हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको बग्स ज़्यादा मिलते हैं, एक्सेप्ट कि आपके पास बहुत अच्छे डेवलपर्स है जिन्हों के पास सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जो डिलीवरी होगा वो तो इटरेटिव वे में ही होगा, और डेवलपमेंट जो होगा वो इंक्रीमेंटल वे में होगा। थोड़ा अभी बनाया, वापस उसके ऊपर थोड़ा बनाया, वापस उसके ऊपर थोड़ा बनाया, वापस उसके ऊपर थोड़ा बनाया, सिमिलर पैटर्न काम करते रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको सेम पैटर्न दिया हुआ है। देखो, अगर आप देखेंगे डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। प्री प्रोजेक्ट बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी देखेंगे, और उसके साथ में हम लोग देखेंगे करंटली कंपनी का जो आर्किटेक्चर है, नेट ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या है, उनके पास करंटली जो सिस्टम्स है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। और उसके हिसाब से हम लोग और कोई ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। एग्जिस्टिंग अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम लोग क्या चीज़ कट करके कहाँ पे हम लोग और ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें, वो इंजीनियरिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। और एक बार हम लोगों को पता चल गया, हम लोगों ने अनवांटेड चीज़ कट कर दिया, रिक्वायर्ड चीज़ ऐड कर दिया, ये सब काम हो गया, तो उसके बाद हम लोग जो प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, इंजीनियरिंग में आपका बेसिकली डिज़ाइन, कोडिंग और टेस्टिंग आएगा, ये इंजीनियरिंग पार्ट होगा। ये हो गया तो फिर हम लोग डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे, और पोस्ट प्रोजेक्ट वापस क्या चलेगा, डिप्लॉयमेंट के बाद वापस अगर कुछ वहाँ पे अगर हम लोगों को प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो हम लोग वापस फिजिबिलिटी स्टडी और ये सब चेक करेंगे। तो ये सेम SDLC साइकिल आपका चलते रहेगा, खाली थोड़े से नाम यहाँ पे अलग दिए हुए हैं। फिजिबिलिटी स्टडी चलेगा, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस होगा, फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे। तो SDLC जो हम लोगों ने पढ़ा है, फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पे होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस यहाँ पे होगा, देन आपका जो डिजाइन, कोड एंड टेस्ट है वो यहाँ पे होगा, और टेस्टिंग के बाद जो क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय करते हैं वो यहाँ पे होगा। तो टाइम बॉक्सिंग अप्रोच कैसे काम करता है, टाइम बॉक्सिंग अप्रोच अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा रहेगा। टाइम बॉक्सिंग अप्रोच में हम लोग T/3 अप्रोच फॉलो करते हैं। T/3 अप्रोच मतलब टोटल टाइम अगर मेरे पास सपोज 3 दिन का है, डिवाइड बाई 3, तो एक एक प्रोसेस के लिए मेरे पास एक एक दिन का टाइम मिलेगा। लाइक रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी 1 दिन का टाइम, डिजाइन और कोड के लिए सपोज 1 दिन का टाइम, और टेस्ट और डिप्लॉयमेंट के लिए 1 दिन का टाइम। तो वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना रहता है। अगर एक भी टाइमलाइन अगर मिस हुआ तो आगे के सारे प्रोसेस साइकिल आपके मिस हो जाते हैं। तो टाइम बॉक्सिंग का मतलब है स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टाइमलाइन, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टाइमलाइन। इसके लिए हम लोग टाइम बॉक्स मॉडल फॉलो करते हैं।
जहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेसिफिक डेडलाइन फॉलो की है और वो आपको एनी हाउ फॉलो करना ही करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक स्पेसिफिक टाइम है, वो टाइम में ही आपको काम खत्म करना है। तब हम लोग टाइम बॉक्सिंग फॉलो करते हैं, जब हम लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं डिले इन डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली होता क्या है ये समझते हैं। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक कोड के ऊपर कंटिन्यूअसली वर्क करना और उसको बेटर और बेटर बनाना। फॉर एग्जाम्पल विंडोज एक्सपी है, तो विंडोज एक्सपी के ऊपर हम लोगों ने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्लाई किया। उसके एग्जिस्टिंग कुछ बग्स थे, वो सिस्टम में कहीं पे डिले आ रहा था प्रोसेस करने में, ज़्यादा लोड वो नहीं ले पा रहा था, इसको रेक्टिफाई किया। फिर हम लोगों ने विंडोज 7 बनाया। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मतलब सर्टन उसमें न्यू फंक्शंस ऐड किए, सर्टन न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया और हम लोग विंडोज एक्सपी से विंडोज 7 पे आए। दैट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। देन वही विंडोज एक्सपी का कोड को के ऊपर ही हम लोगों ने और वर्क कर करके विंडोज 7 बनाया। फिर उसके ऊपर ही वापस वर्क करके हम लोगों ने विंडोज 8 बनाया। देन उसमें वापस कुछ बग्स या प्रॉब्लम्स थे, वो रेक्टिफाई किया। फिर हम लोगों ने विंडोज 8.1 बनाया, जिसमें हम लोगों ने टच स्क्रीन फैसिलिटी दिया, क्लाउड सपोर्ट दिया, देन कोर्टाना वाला दिया, जो हम लोग के वॉइस के थ्रू हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वो वॉइस रिकग्निशन फैसिलिटी आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड किया। उसके बाद फिर हम लोग विंडोज 10 पे गए, जहाँ पे हम लोगों ने और एडवांस कुछ फंक्शंस या फीचर्स ऐड किए। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक कोड को हम लोग कंटिन्यूअसली मॉडिफाई और बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं और एडवांस फीचर्स ऐड करके। इसको हम लोग एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। रिमेंबर, विंडोज एक्सपी से मैं डायरेक्ट मैक नहीं बना रहा हूँ, इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग नहीं बोलेंगे। लीगेसी फॉलो करके एक सॉफ्टवेयर को आप और बेटर और परफेक्ट करंट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी के सूटेबल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे एज यू कैन सी, इफ समथिंग इज गुड, लाइक विंडोज एक्सपी जब नया आया था वो टाइम पे वो बहुत अच्छा था, आज के टाइम पे विंडोज एक्सपी अच्छा नहीं है। सो वाई नॉट कीप इट गुड ऑल द टाइम। मतलब हम लोग उसको बेटर या लोगों के लिए यूजफुल कंटिन्यूस कैसे रख सकते हैं, जब हम लोग कंटिन्यूस उसमें इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे, तभी हम लोग उसको ट्रेंड में रख सकते हैं, लोगों के फोकस में रख सकते हैं। अगर अगर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अगर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बंद कर दे माइक्रोसॉफ्ट ओएस पे, तो हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव फाइंड कर लेंगे, लिनक्स या मैक, है ना। सो वो आपको यहाँ पे दिया है, कस्टमर कैन सजेस्ट इंप्रूवमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंटल मॉडल फॉलो होगा, यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल अभी हम लोगों ने पढ़ा वो। उसके साथ क्या बोला है, आर्ग्यूड दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन डिजाइन एंड बिल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर आर आर्टिफिशियल। तो कभी कभी होता है कि हम लोगों ने क्या किया है, ये डिजाइन किया, उसके हिसाब से सर्टन बिल्ड किया, कोड डेवलप होगा, बार बार उसमें फ्रीक्वेंट हम लोग कहीं ना कहीं कोड के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस करते जाएंगे। ओके, ये है। उसके बाद 5 मार्क का आंसर बहुत बार, क्वेश्चन बहुत बार ये टॉपिक पे आता है। गुड प्रैक्टिस इज टू एक्सट्रीम, मतलब अच्छे प्रैक्टिस को और बेटर बनाओ, एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाओ, जिससे आपका सॉफ्टवेयर और अच्छा बनेगा और आपके क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर गेट्स इम्प्रूव्ड, आपका फीडबैक बढ़ेगा, कंपनी का इमेज बढ़ेगा, ऑन टाइम होगा, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ कोड रिव्यू इज गुड, तो अगर आप लाइक हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करते हैं, पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, हम लोग 2 लोगों को साथ में बिठाएंगे कोडिंग करने के लिए। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 लोग साथ में बैठेंगे। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ऐसा कुछ होता है, एक बंदा बैठेगा और उसके बाजू में दूसरा बंदा बैठा है, तो एक डेवलप करते जा रहा है, दूसरा उसको वेरीफाई करते जा रहा है। तो इसको हम लोग गुड प्रोग्रामिंग बोलेंगे, बिकॉज अगर इसने कुछ मिस्टेक भी कर दिया बाई चांस, अगर ये कहीं पे अटक भी गया या ये जो डेवलप कर रहा है उसमें कुछ बग या प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो 2 लोग साथ में अगर करेंगे तो वो काम और बेटर और फास्ट होगा। दिस इज पेयर प्रोग्रामिंग। जो हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, एक कोड करते जा रहा है, एक उसको रिव्यू करते जा रहा है। ओके, सो ये पैटर्न चलेगा आपका। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ऑलवेज रिव्यू पेयर प्रोग्रामिंग, मतलब आप जो कोड कर रहे हैं उसका वही पॉइंट ऑफ टाइम में आपको रिव्यू मिल रहा है। टेस्टिंग, कंटिन्यूअस टेस्टिंग चलेगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट रहेंगे, हम लोग कंटिन्यूअसली टेस्ट केसेस बनाते जाएंगे। टेस्ट केसेस देखो क्या रहता है, टेस्ट केसेस ऐसा कुछ दिखता है, टेस्ट केसेस के टेम्पलेट ऐसे कुछ रहते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया है, टेस्ट केसेस, ये मेरा टेम्पलेट है। ओके, दिस वन, हाँ। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट डिलीवरी सिस्टम। तो डिलीवरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया है वो देखेंगे हम लोग। देन अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए दे रहा हूं तो उसका एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था वो देखेंगे। एक सेकेंड ना,
Hi guys, this is Adrian from. Okay, ध्यान से वीडियो को देख लो एक बार सो दैट आपको पता चल जाएगा, बाद में हम लोग आगे वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैं सिर्फ जो पॉइंट्स है, ये वीडियो का जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, एक बार सुन लो, बाद में मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, तो हम लोगों का थियरी आपको क्लियर समझ में आएगा। Tactical project manager. I wanted to give you a quick walkthrough through the test case template and explain you how to use it properly. So this is a generic test case template which is mainly to be used like in manual software testing, but it can be used for any other kind of testing purposes when you need some structured process or checklist to check the result of a test or a process. So this is what the template looks like, and it has several columns. Let's go from left to right. As you can see, I have structured the test cases in several levels. The first one is the process, then it's the test case, and then there's the step. So that you can add more like structure and more levels of granularity depending on your needs. So basically what the first column is for the process, it helps to generally separate test cases by process or by business area or however you call it. And these are just examples. So I have one process area is logistics, another one is accounting, and there's a sales test case. Then on the next level, in the next column, you have the actual test case. So here, for example, we have to test the delivery process as part of our logistics processes. And now the test case itself for delivery is again broken down into the actual steps. And these are the steps which an end user, for example, would follow on an IT system. So he would create the delivery in step 1, print the delivery form in step 2, and then the shipping label and so on. And in the status column, the user will track the status. So you have here 4 categories: passed, if the test is successful, has been completed successfully; failed, if there was an error; open, if it's just not yet been tested; and then in work, if the testing is still in progress. So, and it uses different color coding. And then what the tester will document is the actual result. So, and for the tester to be able to qualify the test results, you need to give him an idea of what the outcome of the test step should be. So for the create delivery, the expected result, what the user should get and see, is a completed delivery in the system. And then he would document the actual result if there's deviation, like for example, there's an authorization issue. So he would document here and say, authorization issue, unable to save delivery, for example. And you can add more information here in the comment field. And this is the way the test case template is to be used. And you can add as many test cases as you want and as many steps. Just make sure you follow the numbering, because this will then allow you to sort the content also, and this will provide the structure for the testers. What also makes sense is to give each process and test case a number, so that way you can it helps with sorting and with keeping track. So you can say here logistics is the area number 1, then test case for delivery is 1.1, and you could add here a test case 1.2 with another logistics process,
and then accounting would be 2, and the billing process would be 2.1, and you can add more, sub tests or test cases below that, and that's how you can structure the test cases in a clean and clear way. This is just the basic setup of. ओके, सो आई होप आप लोगों ने देखा. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो वीडियो हम लोगों ने देखा, इसके अंदर ये एक टेबल दिया हुआ है. सो टेबल में हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला है, प्रोसेसेस डाले. प्रोसेसेस क्या है, सपोज लॉजिस्टिक्स प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस है. टेस्ट केस क्या करना है, लॉजिस्टिक्स मतलब डिलीवरी प्रोसेस हम लोग चेक कर रहे हैं. तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या क्या चेक करेंगे कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट का डिलीवरी क्रिएट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में, अगर डिलीवरी फॉर्म अगर प्रिंट करना है मुझे, जो ऑलरेडी आपने सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, शिपिंग लेबल उस पर आ रहा है कि नहीं, अगर फॉरवर्ड हुआ है, वो निकल गया है वो डिलीवरी के लिए, तो उसका स्टेटस क्या बता रहा है. लाइक हम लोग अमेजोन पे देखते हैं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ तो वो प्रोडक्ट अगर जो लोकेशन से मैंने ऑर्डर किया है वहां से अगर डिस्पैच हुआ तो मुझे बताता है कि ओके यहाँ से पैक हुआ, डिस्पैच हुआ, अभी एक कोई पर्सन ने उसको पिक किया, ये लोकेशन से यहाँ पे आया, यहाँ से अभी यहाँ पे जाएगा. तो ये हम लोगों के अलग अलग सब पार्ट्स है जो आप डिलीवरी सिस्टम में बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में. यहाँ पे हम लोग उसका स्टेटस बताते हैं कि ओके ये जो पार्ट अभी बन रहा है या बन गया है, प्रोसेस में है, या फिर हम लोगों ने टेस्ट किया और वो फेल हो गया. फेल हो गया मतलब वापस अभी आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा. और अगर वो पास हो गया है तो वो टाइम पे उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, कि हम लोगों ने क्या सोचा था जब डॉक्यूमेंट बनाया तभी, और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रहा है क्या, या फिर पास होने के बाद भी अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे कोई ना कोई इश्यूज है. अभी जैसे इशू क्या है कि अगर हम लोग डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो अनेबल टू सेव दैट डिलीवरी, तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है और उसको अगर और डिटेल में अगर हम लोग को डालना है तो कमेंट्स में हम लोग लिखेंगे दिस आर द टेस्ट केसेस. तो जब आप भी ये बताने का मेन रीजन ये था कि आप जो फाइनल सॉफ्टवेयर अपना बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर के लिए भी आपके ये टेस्ट केसेस आपका होना चाहिए आपके फाइनल डॉक्यूमेंट में. दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट. ये आपको इंटरव्यू, कैंपस सिलेक्शंस जो होंगे उसमें भी हेल्प करेगा, और एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने एक बहुत अच्छा रेपुटेशन क्रिएट होगा एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करने के लिए. दिस इज द बेस्ट थिंग. तो आप जो भी बना रहे हैं उसके लिए ऐसे टेस्ट केसेस बनाना है आपको. अगर और डिटेल चाहिए आप सिमिलर वे में गूगल करना, आपको मिल जाएगा. तो टेस्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा है कि ये वाला मेरा प्रोसेस रहेगा, उसके अंदर ये वाले सब प्रोसेसेस है, और उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है वो पूरा डिटेल हम लोग कंटिन्यूस रखेंगे. और इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोगों का नया नया डेवलपमेंट होते जाएगा उसके लिए सिमिलर प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे. और उसके आगे सिंप्लिसिटी इन कोडिंग. सिंप्लिसिटी इन कोडिंग मतलब अगर कुछ काम बहुत सिंपल वे में हो रहा है, जैसे अगर मैं गूगल मैप के एपीआई यूज करके, या फिर अगर पेमेंट गेटवे अगर मेरे पास रेडीली अवेलेबल है उसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करके मेरा काम हो रहा है, तो फिर और मगजमारी मत करो, सिंपल रखो, होगा उतना चीजों को. अगर रेडीली कुछ चीज अवेलेबल है उसको रीयूज करो, उसको आपको वापस कोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कोडेड टेस्टेड चीज है. तो आपका एफर्ट्स कम हो जाएंगे वैसे भी वहां पे. अगर डिजाइनिंग कम है, अगर डिजाइनिंग अगर अच्छा है तो हर कोई उसको बहुत इजीली यूज कर पाएगा. डिजाइनिंग अच्छे का मतलब है अच्छा कलर आपने यूज किया, अच्छा रंगोली बनाया. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट ऑल. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ यूजर फ्रेंडली डिजाइन. जैसे आप देखो कि हम लोग जो स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, अब वो स्मार्टफोन्स के डिजाइन इतने सिंपल रहते हैं ना कि 2 साल का बच्चा भी उसको एक्सेस करके देख सकता है कि ओके यहाँ पे ये यूट्यूब का आइकन है, यहाँ पे कार्टून दिखेगा, और जो एजेड पर्सन है वो भी देख सकते हैं. ये सिंपल डिजाइन होता है, ये इसको अच्छा डिजाइन बोलते हैं हम लोग. ओके, उसका आर्किटेक्चर कैसा रहेगा ये आपको बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं. अब ये आप समझ सकते हैं, एक बार देख लेना. सो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ डाउट्स है आपको. अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो मुझे. ओके, लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या है, रिलायंस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी डेवलपर्स. मतलब आप एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं, आपको एग्जिस्टिंग कोड को और बेटर बनाना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को और बेटर बनाना है. तो ऑफकोर्स एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेटर बनाने का मतलब है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम का जिसको नॉलेज रहेगा उसी को आपको कंपलसरी हायर करना पड़ेगा. फ्रेशर को आप हायर ही नहीं कर सकते जिसको एक सॉफ्टवेयर प्रॉपरली बनाने का इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज उसने अभी स्टार्ट किया. तो कंपलसरी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी डेवलपर्स मतलब एक्सपीरियंस डेवलपर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा. और उसमें भी जो लोग आपके वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पे अगर 3-4 साल काम किए ना, तो उनके पास सबसे बेटर नॉलेज रहेगा वो सॉफ्टवेयर का.
सो उसको आपको पकड़ के रखना है। अगर वो छोड़ के चले गए तो फिर आपको तकलीफ होगा। आप अगर एक्सपीरियंस डेवलपर को भी बुलाते हो तो उसको भी समझने में, वो नया सॉफ्टवेयर समझने में टाइम लगेगा ना, गेटिंग। और उसके आगे हर एक जो टेस्ट केसेस बनाएंगे, देखो टेस्ट केस चेक्स अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, तो टेस्ट केस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये रिक्वायरमेंट मेरा फुलफिल हुआ कि नहीं, ये वाला रिक्वायरमेंट मेरा फुलफिल हुआ कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पैटर्न चलेगा। रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज करेंगे, है ना। लेस लाइकली हम लोग रीयूज करेंगे, बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग कोड में अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे उसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे तकलीफ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करो ना कोडिंग। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आपने देखा रहेगा कि हम लोग फास्ट एल्गोरिदम्स बनाने का ट्राई करते हैं। फास्ट एल्गोरिदम बनाने का मतलब है रिस्पॉन्स टाइम आपके सॉफ्टवेयर का फास्ट करना। आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा रहेगा, डेटा स्ट्रक्चर का मेन पर्पज वही रहता है, वी थिंक और वी ट्राई टू डेवलप फास्ट एल्गोरिदम्स। एग्जिस्टिंग लॉजिक, एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई करो, वो उसमें चेंजेस करो, सो दैट आपका कोड अभी जो अगर 2 सेकेंड में एग्जीक्यूट हो रहा था वो अभी 1 सेकेंड में या विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ने का मतलब है आपका सॉफ्टवेयर और फास्ट हो गया। और फिर यहाँ पे उसके सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व, क्या बोला है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोजेक्ट्स आएंगे यहाँ पे, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी जो हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं उस पर भी हम लोग ये सेम वे में वर्क कर सकते हैं। मतलब दोनों के ऊपर ये काम चलेगा। न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर है बनाने हैं, उसके ऊपर भी ये अप्रोच काम करेगा। रिसर्च बेस्ड मतलब एग्जैक्टली सब कुछ मेरे पास अभी नहीं है, टाइम टू टाइम जैसे मैं एक्सप्लोर करूंगा, इवोल्यूशन होगा, वैसे हम लोग इसमें और अपडेट करते जाएंगे, ये भी काम हो सकता है। और उसके साथ में छोटे प्रोजेक्ट्स जो है उसके ऊपर भी ये सेम पैटर्न अप्लाई होगा। तो दोनों साइड पे ये अप्लाई कर सकते हैं, छोटे कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट्स पे भी, बड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी, दोनों पे ये काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। अब कुछ डाउट्स है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यस, एनीवन, एनी डाउट्स? सो विल अगेन स्टार्ट विद आवर टॉपिक जहाँ पे हम लोग थे। सो एज यू कैन सी हियर, ये हम लोगों का एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट था। इसके नीचे अभी आता है स्क्रम। दिस इज द डायग्राम फॉर स्क्रम, दिस इज वन पार्ट। ध्यान से देखना, एक बार में आपको समझ में आना चाहिए। ओके, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दिस। ध्यान से देखो एक बार, आपको एक्सप्लेन करना है और मैं जिसको पूछूंगा वो एक्सप्लेन करेगा। नंबर्स नहीं, सीक्वेंस देखो, यहां से स्टार्ट करो, लेफ्ट टू राइट, यहां से स्टार्ट होगा। प्रोडक्ट ओनर जो है ना, प्रोडक्ट बैकलॉग्स बताया, यहां से चालू हो रहा है। जो भी सर पहले तो मतलब यूजर और जो भी है उसकी तरफ से पहले इनपुट आएगा, ओनर को, जो ओनर है वो मतलब प्रोडक्ट का जो देख रहा हाँ, है। प्रोडक्ट ओनर है, बराबर है। देन हाँ, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में क्या मतलब रिव्यू क्या है, बैकलॉग्स क्या है, प्रोडक्ट में फॉल्टी क्या है, हाँ, वो सारा वो सम अप करेगा। उसके बाद Okay. वो एक मीटिंग अरेंज करेगा अपनी टीम के साथ में, वो उधर टीम और स्प्रिंट प्लान मीटिंग है ना, हाँ, वो पूरा एक मीटिंग अरेंज करेंगे और उसमें बताएंगे कि ये कितने टाइम में क्या क्या काम हो सकता है। ओके, गुड। उसके बाद वो लोग अपना टास्क को, अभी एक टीम है तो कोई फ्रंट एंड में काम करे, कोई बैक एंड में, कोई फिर डेटाबेस में जो भी बग्स है उसको अपने आपस में बांट के काम करेंगे। हाँ, उसके बाद जो तो काम ये टास्क फिनिश ब्रेक हुआ डाउन होगा, है ना, टास्क ब्रेक। हाँ हाँ, ओके, उसके बाद हाँ, उसके बाद जो एक एंड डेट रहेगा, एंड डेट के बाद जो मतलब अपना काम फिनिश हुआ है, वो काम कितना इफेक्टिवली फिनिश हुआ है वो रिव्यू में, स्प्रिंट रिव्यू में देखेंगे। ओके, गुड, यहाँ तक जाएगा। हाँ, और फिर उसके बाद अपना मीटिंग्स होगा, जो भी अपना जो काम हुआ है, ऐसा कुछ उनका डेली मीटिंग जैसा रहता है ना, कि कितना काम हुआ, कितना बाकी है, वो सारा। ओके, तो ओके, वो सबको एक स्प्रिंट, वो लोग का एक मास्टर रहेगा, स्प्रिंट मास्टर, वो सब उसके नीचे सब काम होगा। ओके, ओके, ठीक है। ओके, ऑलमोस्ट आप करेक्ट बोले। सर्टन जो चीज़ें मिस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो ऑलमोस्ट आप करेक्ट है। सो फर्स्ट देखो, यहाँ पे हम लोग के पास इनपुट्स आए। अब इनपुट्स जो आ रहे हैं ना, वो मल्टीपल लोगों के पास से आएंगे। आपका कस्टमर रहेगा, टीम रहेगा। टीम का मतलब मैं टेक्निकल टीम की बात कर रहा हूँ, सबके पास से इनपुट्स लेने हैं। बिकॉज जो हम लोग डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं, तो कस्टमर जो आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास उतना कैपेबिलिटी, टाइम,
रिसोर्सेज है क्या कि जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स आप ऑन टाइम विद इन दैट बजट कंप्लीट कर पाओ, और वो टाइप के डेवलपर्स भी आपके पास होने चाहिए, या वो टेक्नोलॉजी के साथ आप कंफर्टेबल है क्या। अगर आप नहीं है तो आपके पास कोई पोटेंशियल सप्लायर्स है क्या जो आपको वो काम कंप्लीट करके दे सके। प्लस उसके साथ में मैनेजर्स से हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स क्या है, हम लोग का एक्चुअल कैपिटल क्या है, टाइम कितना है हम लोग के पास, कौन से लेवल का क्वालिटी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है ना, ये सब कुछ आप इनपुट्स लेंगे प्रोडक्ट ओनर के पास। ओके, प्रोडक्ट ओनर जो ये पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है। अब एज वी नो कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चलता है वो मल्टीपल पार्ट्स में चलता है। मल्टीपल पार्ट्स मतलब मल्टीपल टुकड़ों में, यूनिट्स में बनता रहेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे हम लोगों ने इंक्रीमेंटल वाला SDLC पढ़ा, उसमें क्या चल रहा था, इंक्रीमेंटल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग का वो पार्ट बनते जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीवियस मैंने अगर कोई एक पार्ट बनाया वो अगर प्रॉपर नहीं बनाया, उसमें कोई बग्स है, जैसे आप समझो कि आपने थर्ड फोर्थ सेम के आपने एग्जाम्स दिए, अब वो एग्जाम्स प्रॉपर नहीं गए तो क्या होगा, बैकलॉग रहेगा। बैकलॉग मतलब KT, आपको वो सब्जेक्ट आपको वापस क्लियर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सिमिलर वे हम लोगों ने आज का जो टास्क है सेम 5 जो हम लोग चालू कर रहे हैं, वो सेम 5 चालू करने के पहले सेम 4 के जो हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट क्लियर किए, उसमें से कोई 1-2 सब्जेक्ट में आपको बग आ गया, एरर आ गया, बिकॉज ऑफ विच आपको उसमें KT लग गया। एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे वो KT का मतलब क्या है, बग या एरर है, तो वो बैकलॉग हो गया। मतलब अब क्या करना पड़ेगा, सेम 5 में जो KT वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सेम के 5 सब्जेक्ट और लास्ट सेम के जो 2 सब्जेक्ट अगर उनके बाकी है तो वो 2, मतलब टोटल 7 सब्जेक्ट्स उतने ही टाइम में खत्म करने हैं जितना एक बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम कोई नहीं देगा, जिसको भी बैकलॉग्स है उनको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेंगे कि आप भाई आपको 5 KT है तो 3 महीना ज्यादा ले लो, ऐसा नहीं होगा। टाइम उतना ही मिलेगा और उतने ही टाइम में आपको वो ज्यादा काम करना है अभी, क्योंकि आपके पास बैकलॉग्स ज्यादा है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोगों ने पहले के कोई पार्ट्स बना दिए, लेकिन उसमें अभी एरर है, प्रॉब्लम है, और उसके साथ में अभी के भी आपको सर्टेन डेवलपमेंट्स जो है ना वो भी करना है। तो क्या हो गया, वो प्रोडक्ट बैकलॉग है प्लस अभी के करंट डेवलपमेंट, ये सबको हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में डालेंगे। सो कभी कभी क्या होता है, वो जो बग्स या एरर होते हैं ना, जिसकी वजह से हम लोग के कस्टमर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं या उनका काम डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो प्रायोरिटी लिस्ट में हाईएस्ट पे रहेगा कि भाई सबसे पहले वो बग सॉल्व करो, सो दैट जितना प्रोजेक्ट बना है उतना तो प्रॉपरली कस्टमर यूज कर पाए, एफिशिएंटली यूज कर पाए। अब आपको क्या करना है, आपके करंटली अभी वाला आपका जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट होगा, अभी का आपका जो पार्ट आप प्रोजेक्ट का डेवलप कर रहे हो वो, और जो बैकलॉग्स है, ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग देखेंगे कि कौन से पोटेंशियल हम लोग के पास डेवलपर है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक टीम सिलेक्ट करेंगे। और वो टीम में कौन सा टीम मेंबर कौन से काम में काफी एक्सपर्ट है। कोई हम लोग के टीम मेंबर्स रहेंगे जो बग सॉल्व करने में, एरर सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट रहेंगे, हम लोग उनको बैकलॉग वाला काम दे देंगे। और सर्टन हम लोग के डेवलपर्स रहेंगे जो न्यू डेवलपमेंट में काफी ज्यादा फास्ट रहेंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे, नया वाला जो डेवलपमेंट है उसका काम देंगे। तो ये जो स्प्रिंट है ना, स्प्रिंट का मतलब होता है ट्राइंग टू कंप्लीट समथिंग एट अ फास्टर रेट, इसको स्प्रिंट बोलते हैं हम लोग। तो स्प्रिंट का जो बैकलॉग बनेगा उसमें हम लोगों ने क्या किया, टास्क डिवाइड कर दिया कि एक बैकलॉग सपोज ये फर्स्ट टीम मेंबर संभालेगा, दूसरा बैकलॉग सेकंड टीम मेंबर संभालेगा, और जो न्यू डेवलपमेंट है वो बाकी के 2 लोग करेंगे साथ में। ये टास्क ब्रेकआउट कर दिया, मतलब एग्जिस्टिंग जो आपका अभी का जो डेवलपमेंट है उसको भी हम लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और ये आपका स्प्रिंट जो है ना वो वीकली बेस पे चलते रहेगा। सपोज फर्स्ट वीक में आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया, सेकेंड वीक में सेकेंड टास्क कंप्लीट किया, ये हम लोग का टाइम टेबल वाइज, आपने जो टाइम टेबल दिया है ना उसके वाइज ये काम चलते रहेगा। और ये ऑन टाइम चीजें कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंट मास्टर रखेंगे जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेगा कि कौन से टाइम में, कौन से टाइम टेबल, कौन सा शेड्यूल के हिसाब से आपको कौन सा काम खत्म करना था, और आपने वो टाइम पे वो काम खत्म किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम्स आ गए जिसकी वजह से वो काम अभी भी खत्म नहीं कर पाया। और इसके लिए हमेशा हम लोग डेली एक स्टैंड बाय मीटिंग रखेंगे कि आज कितना काम खत्म हुआ, आज का जो काम पेंडिंग है वो क्या रीजंस की वजह से पेंडिंग रह गया, तो कल आपको अगर ओवर टाइम करना पड़ा तो कैसे काम करेंगे। आपने अगर कोई काम खत्म कर दिया है तो हम लोग वहां पे रिव्यू मीटिंग रखेंगे कि अगर कोई काम खत्म हो गया है, कोई बैकलॉग्स अभी भी खत्म नहीं हो रहे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, 1-2 टीम मेंबर्स और अगर ऐड करने पड़ेंगे, तो ये उसका रिव्यू मीटिंग चलेगा। काम खत्म हो गया है तो वो भी हम लोग एक बार वापस वेरीफाई करेंगे कि वो ढंग से हुआ है कि नहीं।
तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब ये सेम साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहेगा. स्प्रिंट समथिंग विच वी ट्राई टू कंप्लीट एट अ फास्टर रेट. दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्क्रम. इसको स्क्रम बोलते हैं. सो आई होप ये पूरा डायग्राम क्लियर है सबको. बहुत प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है. एनीवन एनी डाउट्स लेट मी नो. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होगा, आपने सेम 1 में ये काम किया, अभी सेम काम आप सेम 2 में करेंगे, वापस 5 सब्जेक्ट आएंगे, वापस सेम 3 में वापस 5 सब्जेक्ट आएंगे और बैकलॉग रहेगा तो वो सेम काम चलते रहेगा. तो अभी आपका सेमेस्टर का एग्जाम्पल समझो. आपका सेमेस्टर का जो एग्जाम्पल है ना वो आपका रेट्रोस्पेक्टिव काम है, वो कंटिन्यूअस चलते जा रहा है. बराबर है. और वहां पे डिवीजन कैसे हो रहा है, 5 सब्जेक्ट आपको करने हैं. अब 5 सब्जेक्ट के लिए आपको 5 लोग अपॉइंट किए हुए, 5 प्रोफेसर्स अपॉइंट किए और वो 5 प्रोफेसर्स को आपको टाइम टेबल दिया हुआ है कि ये टाइम से ये टाइम तक थियरी चलेगा, ये टाइम से ये टाइम तक प्रैक्टिकल चलेगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट का थियरी चलेगा, फिर प्रैक्टिकल चलेगा, फिर थियरी चलेगा, प्रैक्टिकल चलेगा. वीकली बेस पे आपको एक टारगेट दिया है कि ओके इतने वीक में आपके ये लेक्चर्स है जिसमें आपका ये वाला पार्ट, ये वाला सब्जेक्ट इतना खत्म करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट इतना खत्म करेंगे. सो सिमिलरली यहाँ पे भी समझ लो कि ये प्रोफेसर्स का टीम है आपका, जो क्या करेंगे, वो जो सब्जेक्ट्स है ना वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, थियरी एंड प्रैक्टिकल. और उसके लिए हम लोगों ने टास्क ब्रेकआउट किया. टास्क ब्रेकआउट मतलब वीकली टाइम टेबल बनाया हम लोगों ने और वो वीक में मुझे सपोज 5 लेक्चर मिल रहा है तो मुझे 5 लेक्चर में मेरा टारगेट रहेगा कि मुझे यूनिट 1 खत्म करना है या 1.5 यूनिट खत्म करना है या 2 यूनिट खत्म करना है, या प्रैक्टिकल है तो 1 यूनिट और 2 प्रैक्टिकल्स खत्म करना है. ये मेरा टास्क ब्रेकआउट रहेगा. और सिमिलर वे अगर कोई बैकलॉग वाले केटी वाले स्टूडेंट्स है तो उनको क्विकली रिवाइज कराना है तो वो भी टास्क ब्रेकआउट में आएगा. तो ये कंटिन्यूअसली हर सेमेस्टर में ये सेम काम चलते रहेगा. सेम 1 में चलेगा, फिर वापस सेम 2 में जाएंगे तो वहाँ पे उसका एक टाइम टेबल बनेगा. 5 सब्जेक्ट के वापस 5 हम लोग प्रोफेसर्स अपॉइंट करेंगे, उसका आपका टाइम टेबल बनेगा. वहाँ पे वापस थियरी प्रैक्टिकल चलेगा, थियरी प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम, थियरी प्रैक्टिकल इंटरनल एग्जाम, वापस रिटर्न एग्जाम आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा. ये सेम काम कंटिन्यूअस चलते रहेगा. कब तक चलते रहेगा, जब तक आपको डिग्री नहीं मिलता है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी ये काम कंटिन्यूअसली चलते रहेगा. कब तक चलेगा, जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है. सो आई होप नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. Okay. Any other person? Any doubt? Try to ask some doubts because कुछ चीज़ें अगर मैं मिस आउट कर जाता हूँ तो आप अगर डाउट्स पूछेंगे तो पता चलेगा. मैं आपको और कुछ चीज़ें और एक्सप्लोर करके बता सकता हूँ. अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम होगा बिकॉज हम लोग बाद में कुछ बता नहीं पाएंगे. और ये अंकित कौन है, होल्ड पे गया है कब से. सो गाइज देखो, आपका टीवाई का जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप वो टीवाई प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप पूछ सकते हैं. मैंने आपको बताया आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए एक SDLC आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो अगर कोई SDLC आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे सिंपल वाला SDLC जो होगा हम लोगों का वो होगा ये अपना वी मॉडल. यस, वी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन वाला. वाटरफॉल सिलेक्ट मत करो, वो बहुत सिंपल हो जाएगा. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर कि खाली आपने वाटरफॉल क्यों सिलेक्ट किया. हम लोग का टीवाई लेवल का प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं आएगा तो वी मॉडल आएगा. अगर आपको बेटर समझ में आ रहा है तो वी कैन गो फॉर स्पाइरल, इंक्रीमेंटल, इटरेटिव मॉडल. और अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी डायनेमिक है जिसमें आप टाइम टू टाइम सर्टन चीज़ें और इवॉल्व कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कोड को वापस उसके ऊपर वर्क करके और कुछ नया ऐड कर रहे हैं एग्जाम तक, तो फिर आप डायरेक्ट अजाइल प्रोसेस फॉलो कर सकते हो. इट प्योरली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ योर प्रोजेक्ट. तो अगर आपको अगर कंफ्यूजन है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन से टाइप का SDLC अप्लाई होगा, अगर आपको डाउट है, आपको अगर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. यस गाइज, राइट, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट प्रोजेक्ट. तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर खुद से पूरा प्रोजेक्ट बनाने नहीं आ रहा है तो आप यूडमी या कोर्सेरा या ऐसे कोई ऑनलाइन जो कोर्सेज के साइट्स होते हैं वहाँ से जाके आप वो कोर्सेज फॉलो करो जिसमें पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाते हैं. बराबर है. और प्लीज़ रेडी प्रोजेक्ट्स उठाओ मत, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार जो आपने प्रोजेक्ट उठाया है ना या आपने क्लासेस के पास से या किसी के पास से खरीदे,
वो सेम प्रोजेक्ट्स वो क्लासेस ने या वो जो पर्सन के पास से आपने लिए उसने और किसी को भी दिए रहेंगे, और ये साल आपको दिए मतलब प्रीवियस ईयर्स 1-2 साल पहले और भी किसी को दिए रहेंगे। तो प्रोजेक्ट इवेल्युएट करने के लिए जो एक्सटर्नल्स आते हैं ना, वो सालों से यही काम कर रहे हैं। अब आप फर्स्ट टाइम टीवाई में आए, आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन हम लोग ये फर्स्ट टाइम डील नहीं कर रहे। 5-6 बैचेस हम लोगों ने देखे हैं, कोई प्रोफेसर ने 8-10 बैच देखे रहेंगे। तो मतलब वो सालों से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट कर रहे हैं, तो उनको ये रिपीटेड प्रोजेक्ट्स देख के पता चल जाता है कि आपने वो प्रोजेक्ट उठाया हुआ है या खरीदा है। और रिमेंबर, अगर आपने वो प्रोजेक्ट उठाया है या खरीदा है, आपने उसमें काम नहीं किया है, तो बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स आपको उसमें पता नहीं रहेंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं किए है तो आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें वो टेक्निकल लैंग्वेजेस नहीं आएगा। और अगर ये प्रूव होता है, देयर आर फ्यू एक्सटर्नल जो डायरेक्टली आपके ऊपर कॉपी केस बनाते हैं। आपका ब्लैक बुक, वो प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर जो है उसका एक सीडी ब्लैक बुक के साथ अटैच होगा, और प्रैक्टिकल एग्जाम में हम लोगों को जो आंसर शीट मिलता है उसके ऊपर आपके पास से एक लेटर लिखाया जाएगा कि आई एम दिस पर्सन, मेरा सीट नंबर ये है। आपका हॉल टिकट का एक कॉपी साथ में अटैच होगा, और उसमें हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट फाइनल एग्जाम में सबमिट किया है वो आपने नहीं बनाया है, ये आपने किसी दूसरे का प्रोजेक्ट रीयूज किया है। मतलब आपने एग्जाम में कॉपी किया किसी का प्रोजेक्ट, एज इट इज कॉपी करके आपने बताया, दैट प्रूव्स अ कॉपी केस। अगर गलती से भी अगर ऐसा कॉपी केस बन गया ना, तो डिग्री मिलना तो जाने दो, आपने जो 2 साल मेहनत किया है वो सर्टिफिकेट्स भी आपके नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएंगे। सो छोटा तो छोटा प्रोजेक्ट खुद से बनाना, रेडी प्रोजेक्ट किसी के उठाना नहीं, ये बात याद रखो। ओके, और आज मैं अभी कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वापस नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके।